So hello दोस्तों, this is second class on the solution of the DGS prelims class and I am not giving you just the answers कि भी इस क्वेश्चन का ये आंसर होगा. I am trying my best कि you should learn from this video that how should we solve the objective questions, how should we solve the MCQs. ये भी अपने आप में एक आर्ट है. Sometimes we know the answer but sometimes we don't know the answer. So how should we come to exact confirmed answer? किस तरीके से हम सही जवाब तक पहुंचे. हमें जवाब कई बार आता है, कई बार नहीं भी आता है, तो कौन कौन सी ट्रिक्स हो सकती हैं, किस तरीके के प्रिकॉशंस रखने चाहिए जिसमें ह्यूमन एरर्स भी नहीं हो. तो सबसे बड़ी गलती होती है, कहते हैं मानवीय भूल होना. हमें आंसर आता है लेकिन फिर भी हम उसको गलत करके आ रहे हैं. ऐसी गलती हम नहीं करें और जो मैक्सिमम क्वेश्चन हमारे सही होने चाहिए, ये हमारी एफर्ट्स होनी चाहिए और उसी को देखते हुए ये वीडियो बनाया जा रहा है आपके लिए. दिस द सॉल्यूशन ऑफ द डीजीएस. एक पार्ट पहले आ चुका है 50 क्वेश्चन का. अब नाउ 51 क्वेश्चन नंबर 51 का सॉल्यूशन शुरू होगा यहाँ पर. एंड अगेन वेयर एवर नेसेसरी आई विल एक्सप्लेन, अदरवाइज यू जस्ट सी द स्क्रीन. This is question number 51. As per the decision of Supreme Court in case of Lalita Kumari versus Government of Uttar Pradesh, preliminary inquiry may be made before registration of FIR. देखिए FIR जनरल रूल ये है कि देयर शुड बी नो इंक्वायरी, लेकिन ललिता कुमारी केस में कहा गया था कि प्रिलिमिनरी इंक्वायरी हो सकती है. लेकिन किस केस में हो सकती है, कौन से कैटेगरी केस में हो सकती है. अगर किसी को नहीं भी आता है तो इसको समझ लीजिए अच्छे तरीके से कि जनरली इंक्वायरी का पर्पज़ क्या होता है. इंक्वायरी का पर्पज़ ये है कि डायरेक्ट FIR करने से FIR शुड नॉट बी ए टूल ऑफ हरेसमेंट. ऐसा नहीं होना चाहिए किसी ने इन्फॉर्मेशन दे दी और ठीक है इन्फॉर्मेशन में उसमें इंग्रेडिएंट आ रहे हैं कि दिस इज द कॉग्निजेबल ऑफेंस एंड यू आर जस्ट रजिस्टरिंग द FIR एंड स्टार्टिंग इन्वेस्टिगेशन. समटाइम्स देर आर केसेस वेयर FIR कैन बी मिसयूज्ड, सो दैट पुलिस शुड बी एक्स्ट्रा कॉन्शियस बिफोर कमिंग टू द डिसीजन. एंड इन कौन से केसेस होंगे, मान लीजिए हमने ललिता कुमार नहीं भी पढ़ रखा है तब भी कॉमन सेंस अप्लाई कर सकते हैं. वो केसेस वहाँ होंगे जहाँ पर FIR कैन बी यूज एज द टूल ऑफ हरेसमेंट. तो वो कौन से केसेस हो सकते हैं, देखिए सीधे स्क्रीन. मैट्रिमोनियल डिस्प्यूट्स, यस मैट्रिमोनियल डिस्प्यूट्स में इंक्वायरी होनी चाहिए. कॉमर्शियल ऑफेंसेस में भी होनी चाहिए, जैसे चीटिंग का है, हुई या नहीं हुई, लेन देन में कुछ गड़बड़ है. मेडिकल नेग्लिजेंस के केसेस में होनी चाहिए. डॉक्टर के खिलाफ आसानी से FIR नहीं होनी चाहिए. तो ऑल ऑफ द अबव है, यस. तो आंसर हो गया ऑल ऑफ द अबव. व्हेन द कोर्ट ऑफ सेशंस पासिस सेंटेंस ऑफ डेथ, बहुत सिंपल सा है. द सेंटेंस कैन बी एग्जीक्यूटेड ओनली आफ्टर 1 मंथ. नो, कैन नॉट बी एग्जीक्यूटेड अनलेस कन्फर्म्ड बाय द हाई कोर्ट. यही आंसर है आपका. कैन बी एग्जीक्यूटेड ओनली आफ्टर 1 ईयर, ये नहीं हो सकता. कैन नॉट बी एग्जीक्यूटेड अनलेस कन्फर्म्ड बाय द सुप्रीम कोर्ट. ये कन्फर्मेशन किससे होती है, हाई कोर्ट से होती है. तो कैन बी एग्जीक्यूटेड ओनली 1 मंथ, ये हो नहीं सकता था. 1 ईयर में हो नहीं सकता, ऐसे कई कंडीशन सुनी भी नहीं होंगी आपने. तो 1 और 3 तो हो ही नहीं सकते हैं. अगर नहीं आता तब की बात कर रहा हूँ. इफ़ यू डोंट नो द आंसर, 2 और 4 में से कन्फर्मेशन तो होनी है, दोनों में कॉमन हो गया. हाई कोर्ट से कन्फर्मेशन होनी चाहिए, सुप्रीम कोर्ट से. ऑब्वियसली इट शुड बी कन्फर्म बाय द हाई कोर्ट. तो इस तरीके से आप लोग देखिए इस क्वेश्चन में क्या है. आपको व्हाट आई वांट टू लेट यू नो, अंडरस्टैंड, जो सीखना है आप लोगों ने कि आपको आंसर आता है, मुझे भी आता है और आपको भी आता है कन्फर्मेशन बाय द हाई कोर्ट. लेकिन फिर भी मेरी कोशिश ये है कि आप फिर भी एक्सक्लूड करो कि 1 नहीं हो सकता, 3 नहीं हो सकता. उससे आपकी एक्यूरेसी रेट बढ़ जाएगी. ये क्वेश्चन का आंसर आपको आता था, लेकिन बहुत सारे क्वेश्चंस ऐसे होंगे जहां पर आपको इस तरीके की टेक्निक से बहुत ज़्यादा हेल्प मिलेगी. आप अपने ह्यूमन एरर्स को मिनिमाइज कर पाओगे. नेक्स्ट, कम टू क्वेश्चन नंबर 53. अगेंस्ट द ऑर्डर पास बाय द कोर्ट एक्विटिंग द अक्यूज द फॉलोइंग कैन प्रेफर एन अपील. कौन अपील प्रेफर कर सकते हैं. पब्लिक प्रोसिक्यूटर ऑन द डायरेक्शंस ऑफ द डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट ओब्लिक स्टेट गवर्नमेंट, यस ही कैन. विक्टिम, यस विक्टिम भी कर सकते हैं. तो आंसर हो जाएगा बोथ 1 और 2. इसमें आप देख लीजिएगा, पढ़ लीजिएगा जा करके. 3 विक्टिम के लिए, ये तो देखिए है ही, विक्टिम के लिए आप चले जाना 372 का प्रोविजो आप पढ़ेंगे, वहाँ से आपको आंसर मिल जाएगा विक्टिम वाला भी. 54 में जी, विच वन ऑफ द फॉलोइंग ऑर्डर्स कैन बी पास आफ्टर द कंक्लूजन ऑफ ट्रायल. कंक्लूजन ऑफ ट्रायल के बाद में कौन से ऑर्डर हो सकते हैं. ओनली एन ऑर्डर ऑफ एक्विटल, इज इट पॉसिबल. ओनली को ध्यान रखना, ओनली एंड ओनली की वजह से ना 1 हो सकता ना 2 हो सकता. डिस्चार्ज बिफोर
ट्रायल हो सकता है, आफ्टर ट्रायल नहीं हो सकता, ये भी नहीं हो सकता, ईदर एन ऑर्डर ऑफ एक्विटल और कन्विक्शन। सो देखिए 4 को डायरेक्टली भी कर सकते हैं, 1 नहीं हो सकता था, 2 नहीं हो सकता था, 3 नहीं हो सकता था, तो फिर जो बचा 4 ही हो सकता था। एंड अदरवाइज ऑल्सो इफ यू रीड इट ईदर एन ऑर्डर ऑफ एक्विटल और कन्विक्शन, तो आंसर इज 4। 55 X was acquitted by the trial, however on appeal filed by the state high court reversed an order of acquittal. High court reversed acquittal, convicted him and sentenced him to imprisonment term of 10 years. रेमेडी अवेलेबल क्या होगी? अपील टू सुप्रीम कोर्ट होगी, जाकर कोई सोचना नहीं है इसमें। सेक्शन देख लीजिए आप 379 CRPC, डायरेक्ट मिलेगा आंसर आपको। प्रोक्लेमेशन ऑफ, कुछ सोचना नहीं है एब्सकॉन्डिंग का। सेक्शन 82, 83 में अटैचमेंट होता है, 81 वाले वारंट से रिलेटेड है, तो इसमें कुछ सोचना नहीं है। 82 एवरी ऑफेंस शैल ऑर्डिनरली बी इंक्वायर्ड एंड ट्राइड बाय कोर्ट। 57 क्वेश्चन नंबर है ये, इसका आंसर आपका हो जाएगा वेयर द ऑफेंस वाज कमिटेड। एक्यूज के रेजिडेंस से कोई मतलब नहीं है, कंप्लेनेंट के रेजिडेंस से कोई मतलब नहीं है, एक्यूज पर्सन के रेजिडेंस से कोई मतलब नहीं है। पहला क्वेश्चन, सेक्शन नंबर देख लीजिएगा 177 CRPC। 58 अंडर सेक्शन 6 ऑफ द पोक्सो whoever commits aggravated penetrative sexual assault shall be punished। अभी पनिशमेंट क्लॉज से आने लगे, ये थोड़ा ट्रेंड चेंज हुआ है इस बार डीजेस में। कई क्वेश्चन हैं जो पनिशमेंट क्लॉज से हैं, तो देखते हैं क्या आंसर है इसका। दिस इज व्हाट, इसमें आप देखो रिग्रेस इम्प्रिजनमेंट फॉर टर्म विच शैल नॉट बी लेस देन 10 ईयर्स नहीं हो सकता, ये नहीं है। अब रिग्रेस इम्प्रिजनमेंट फॉर अ टर्म विच शैल नॉट बी लेस देन 20 ईयर्स, ये सही है, बट विच मे एक्सटेंड टू प्रेजेंट फॉर लाइफ, ये भी बात सही है। विच शैल मीन इम्प्रिजनमेंट फॉर रिमाइंडर ऑफ द नेचुरल लाइफ ऑफ दैट पर्सन एंड शैल ऑल्सो बी लायबल टू फाइन, ये भी बात सही है। अब देखिए रिमाइंडर, ये भी एकदम इतनी बात सही है एकदम। सेक्शन 6 को आप पढ़ेंगे ये सब मिलेगा आपको, तो यहाँ पर आप पॉइंट लगा लीजिए केवल कि हाँ ये क्वेश्चन का आंसर हो सकता है। रिग्रेस इम्प्रिजन फॉर टर्म विच शैल नॉट बी लेस देन 12 ईयर्स, 12 ईयर्स आते ही मामला खराब हो जाएगा, ये हो नहीं सकता। अब इसमें आ जाइए 4 में आ जाइए, रिग्रेस इम्प्रिजमेंट फॉर टर्म विच शैल नॉट बी लेस देन 20 ईयर्स। देखिए लाइन, यही लाइन 2 में भी थी, बट विच में एक्सटेंड टू इम्प्रिजन फॉर लाइफ, ये भी लाइन 2 में थी। विच शैल मीन इम्प्रिजनमेंट फॉर द रिमाइंडर ऑफ द नेचुरल लाइफ ऑफ दैट पर्सन, ये भी थी। एंड शैल ऑल्सो बी लायबल टू फाइन और डेथ। देखिए ये इतना पोर्शन ऑप्शन 2 में भी था, केवल विद डेथ वाली जो लाइन है, केवल दिस वन, दिस इज इन फोर्थ, तो अदरवाइज 2 में भी था। अब ऐसे क्वेश्चंस में आपको समझना है, मुझे यही समझाना था आपको इस क्वेश्चन के माध्यम से। इसका जो ऑप्शन 2 है एंड ऑप्शन 4 है, दे आर सो क्लोज and that depends upon how accurately you read the options. You should not be in hurry कि just read it और ये तो होगा ही होगा। 2 is right but 4 is better, ध्यान रखना। इसलिए we need the better option and that is what the option 4। ये बहुत बड़ी केस स्टडी है, ये जो क्वेश्चन अगर आपने इसको समझ लिया, इस तरह के क्वेश्चंस आते हैं, तो आप यकीन मानिए आपका प्रीलिम्स क्वालिफाई करने से कोई भी नहीं रोक सकता आपको। इस तरह की गलती नहीं करनी है आपने, और मैक्सिमम स्टूडेंट्स ऐसा गलती करके आते हैं। यहाँ पर ऑप्शन 2 एंड ऑप्शन 4 में एकदम सिमिलर हैं, दोनों ही राइट हैं, बस 4 कंप्लीटली राइट है, इतना अंतर है। 2 इज नॉट रॉन्ग, बस ध्यान रखना इस बात का ऐसे क्वेश्चन सॉल्व करते हुए। नेक्स्ट पर आ जाइए 59 विच ऑफ द फॉलोइंग कॉन्ट्रैक्ट्स कैन नॉट बी स्पेसिफिकली एनफोर्स्ड। ओके, सेक्शन 11 में चले जाइएगा, इसमें आपको वहां से आंसर मिल जाएगा। अब देखिए यहाँ पे सबसे बड़ी बात क्या है, कैन नोट को आपको गोल करना चाहिए पहले। एक कॉन्ट्रैक्ट मेड बाय ट्रस्टी इन एक्सेस ऑफ हिज पावर्स, ये नहीं हो सकता, ये कॉन्ट्रैक्ट एनफोर्सेबल नहीं है, तो इसलिए हमारा आंसर ये हो सकता है बस। when the act agreed to be done is in the performance wholly or partly of a trust, ये है, ये एनफोर्सेबल है, तो ये हमारा आंसर नहीं हो सकता। अब 4 भी नहीं हो सकता क्योंकि बोथ जब 2 ही नहीं हुआ तो नीदर 1 नो 2, इसलिए नहीं हो सकता कि एक तो है ही है, तो 3 भी आंसर नहीं हो सकता, 2 भी नहीं हो सकता, 3 भी नहीं हो सकता, 4 भी नहीं हो सकता, क्या बचा 1 बचा, और 1 हमें डायरेक्टली भी समझ में आ रहा था, तो आंसर इज 1।
Section 60, a suit for the recovery of possession of an immovable property under Section 6 Special Relief Act is decreed on findings that defendant was a trespasser who had dispossessed the plaintiff by forcibly breaking open the locks of the latter during his absence 5 months before. 5 months को अंडरलाइन कर लेना चाहिए क्योंकि वहाँ पर 6 months का लिमिटेशन पीरियड होता है. बिफोर फाइलिंग ऑफ द सूट subsequently a review petition is filed. review petition ध्यान रखना, review petition is not maintainable. review petition is filed on the ground that the plaintiff was not the owner but only a tenant. review cannot succeed because it does not lie against the decree in such proceedings. आंसर 1 ही होना चाहिए क्योंकि उसमें साफ साफ मना कर दिया गया, नो अपील, नो डिक्री, नो रिव्यू. रिव्यू कैन बी एंटरटेन्ड बिकॉज ओनरशिप इज ए फैक्टर. ओनरशिप इज ए फैक्टर इन सच प्रोसीडिंग्स हो ही नहीं सकता क्योंकि दिस इज द बेसिस ऑफ पजेसरी टाइटल है. ऑन द बेसिस ऑफ पजेशन सेक्शन 6 में हम जाते हैं तो ओनरशिप इज ए फैक्टर हो ही नहीं सकता, तो 2 भी नहीं हो सकता. रिव्यू कैन सक्सीड इफ इट इज प्लीडेड दैट एविडेंस हैविंग ए बीयरिंग ऑन ओनरशिप हैज बीन डिस्कवर्ड सब्सिक्वेंटली, ये भी नहीं हो सकता. रिव्यू कैन सक्सीड बिकॉज 6 months हैड एक्सपायर्ड. देखो 6 month एक्सपायर्ड यहीं पर रोंग हो जाता है बिकॉज वहाँ पे क्लियरली कितना लिखा हुआ था 5 months, तो ऑलरेडी 5 months की जगह 6 months कर दिया, तो 4 भी नहीं हो सकता, 3 भी नहीं हो सकता. तो आंसर क्या बचा, 2 भी नहीं हो सकता. तो एक कहीं सही लग रहा था पहले भी और एक हमारा कंफर्म हो गया आंसर ये. सेक्शन क्वेश्चन नंबर 61, स्पेसिफिक परफॉर्मेंस ऑफ ए कॉन्ट्रैक्ट फॉर पेमेंट ऑफ मनी कैन नॉट बी एनफोर्स्ड इन फेवर ऑफ पर्सन who fails to ever option 1 fails to ever that he has performed or has always been ready and willing to perform the essential terms of the contract which are to be performed by him. ये बात तो सही है. यहाँ पे ध्यान देने वाली बात क्या है, स्पेसिफिक परफॉर्मेंस ऑफ कॉन्ट्रैक्ट कैन नॉट है, ध्यान रखना, कैन बी इन्फोर्स नहीं, कैन नॉट है. कब कब नहीं हो सकता, इस इन फेवर ऑफ द पर्सन, इसके फेवर में तो नहीं हो सकता. ये आप जाकर अगर आप पढ़ेंगे सेक्शन पढ़ लेना 16 क्लॉज सी पढ़ेंगे आपको समझ में आ जाएगा, और 16 का एक्सप्लेनेशन भी पढ़ लेंगे आप. सेक्शन का एक्सप्लेनेशन भी पढ़ लेना, सेक्शन 16 की सी क्लॉज पढ़ लेना, वहाँ से समझ में आ जाएगा आपको. आंसर इज 1. वेयर द प्लेंटिफ हैज़ नॉट टेंडर्ड द मनी टू द डिफेंडेंट और डिपॉजिट द सेम इन द कोर्ट, इसकी जरूरत नहीं है, ये एक्सप्लेनेशन दी गई बात ये. तो आंसर इज 1 बस. Come to question number 62. A had awarded contract to B for regular maintenance of electric fittings, fixtures, cables, etc. of premises of his industrial unit for a period of 2 years. 2 साल के लिए कॉन्ट्रैक्ट दिया गया था मेंटेनेंस का, ठीक है. अगेंस्ट कंसिडरेशन फॉर ए सर्विस पेबल इन द एग्रीड सम ऑफ मनी ऑन मंथली बेसिस, ठीक, मंथली बेसिस दिया जाना था. बी अबेंडन द वर्क आफ्टर गिविंग सेटिस्फैक्टरी सर्विसेज फॉर 18 months. तो 24 months का एग्रीमेंट हुआ था, 18 months में उसने मना कर दिया. मेंटेनेंस का एग्रीमेंट था, मंथली उसकी पेमेंट होनी थी. ये सार निकल के आया अभी तक का. ए फाइल से सूट टू रिकवर मनी, ए फाइल से सूट टू रिकवर मनी इक्विवेलेंट को ध्यान रखना, इक्विवेलेंट टू मंथली कंसिडरेशन फॉर रिमेनिंग 6 months, प्लीडिंग दैट दिस वाज कॉस्ट ऑफ सब्सटीट्यूटेड परफॉर्मेंस. कॉस्ट ऑफ सब्सटीट्यूटेड परफॉर्मेंस. अब सब्सटीट्यूटेड परफॉर्मेंस अगर आ गया शब्द तो ध्यान चला जाने, तुरंत पहुंचो कहाँ पर, सेक्शन 20 ऑफ द SRA 2018 अमेंडमेंट से ये सेक्शन सब्सटीट्यूट हुआ था. अब आप समझ रहे हैं क्या क्वेश्चन है, अच्छी तरह समझ लीजिए इस क्वेश्चन को. क्या है देखिए, सिंपल सी बात है. देयर वाज द एग्रीमेंट ऑफ सर्विसेज फॉर 24 months बट आफ्टर द 18 months one party refused that I will not be able to perform it. Other party said okay, no problem, I will get it performed by third party. That is called substituted performance. But for that purpose you will have to pay equivalent what I would have paid to you. जो आपका मंथली आपके हिस्से में आता पेमेंट, मैं किसी और से करवा लेता हूँ. परफॉर्मेंस मैंने करवा ली, आप नहीं कर रहे, कोई दिक्कत नहीं, मैं किसी और से करवा लेता हूँ. इसके लिए प्रोविजन मिलता है आपको, सब्सिडी परफॉर्मेंस का मिलता है, सेक्शन 20 SRA मिलता है आपको, पढ़ लीजिएगा. अब इसके ऑप्शन देख लेते हैं क्या ऑप्शन हैं. मस्ट शो हैविंग गिवन ए नोटिस इन राइटिंग ऑफ नॉट लेस देन 30 days. एग्जैक्टली 30 days का नोटिस देना पड़ता है, ये मस्ट है. Calling upon him to perform the contract within the time specified
इन द नोटिस एंड रिफ्यूजल और फेलियर टू डू सो ऑन हिज पार्ट। 30 डेज का रिटन नोटिस मस्ट है, तो 1 तो होना ही चाहिए। मस्ट हैव गॉट द कॉन्ट्रैक्ट परफॉर्म्ड थ्रू ए थर्ड पार्टी, परफॉर्मेंस थ्रू थर्ड पार्टी भी होनी चाहिए, ये भी सही है, तो ये भी सही है अपना आंसर। मे ऑल्सो क्लेम कंपनसेशन फॉर ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट, यस ये भी सही है। तो 1 2 3 सही है, तो ऑल ऑफ द अबव का आंसर हो जाएगा। नाउ कम टू क्वेश्चन नंबर 63। ए पर्सन इज कन्विक्टेड अंडर सेक्शन 279 आईपीसी, ही कैन नॉट बी अवॉर्डेड, अगेन कैन नॉट बी अवॉर्डेड को हमेशा अपने गोल करना है इस तरीके से, बी अवॉर्डेड द फॉलोइंग सेंटेंस, ओनली सिंपल इम्प्रिजमेंट अप टू 6 मंथ्स। तो देखिए हमने क्या ढूंढना है इसमें, कैन नॉट, तो वहां पर जो सेक्शन 279 है, हालांकि थोड़ा सा डिफरेंट काइंड ऑफ क्वेश्चन है, पनिशमेंट जनरली पूछे नहीं जाने चाहिए थे, इट इज नॉट सपोज टू, बट दे आर आस्किंग द पनिशमेंट दिस टाइम। तो सेक्शन 279 में है, उसमें है इम्प्रिजनमेंट, अगर आप पढ़ोगे 279 पीसी को, अप टू 6 मंथ्स, ईदर डिस्क्रिप्शन, ये है ईदर डिस्क्रिप्शन और फाइन और बोथ, ये है इसका। तो 6 महीने तक की ये है इसका सेंटेंस। क्या है इसमें, अगर आप पढ़ेंगे तो उसमें मिलेगा 6 महीने तक की ईदर डिस्क्रिप्शन की पनिशमेंट, इम्प्रिजनमेंट और फाइन और बोथ, ये हो सकता है इसमें। नाउ इसके ऑप्शन देख लेते हैं हम लोग क्या है। तो ओनली सिंपल इम्प्रिजनमेंट अप टू 6 मंथ, देखिए ये हो सकता है, तो इट कैन बी गिवन, तो हमारा आंसर कैन नॉट चाहिए हमें, तो ये हमारा आंसर नहीं हो सकता 1। फाइन अप टू 10,000 रुपीज, यस हो सकता है। इन डिफॉल्ट सिंपल इम्प्रिजनमेंट ऑफ 30 डेज, ये भी पनिशमेंट दिया जा सकता है, देयरफॉर इट कैन नॉट बी आवर आंसर। बोथ सिंपल और रिगरस इम्प्रिजनमेंट, इट इज ऑल्सो पॉसिबल अप टू 6 मंथ्स एंड फाइन अप टू, दिस इज ऑल्सो पॉसिबल, ये भी दिया जा सकता है, तो ये भी हमारा आंसर नहीं हो सकता। फाइन अप टू ₹10,000, ये हो सकता है। इन डिफॉल्ट रिगरस इम्प्रिजनमेंट ऑफ 90 डेज, यहां पर गड़बड़ हो गई है, दिस इज नॉट पॉसिबल। व्हाई? बिकॉज ऑफ द सेक्शन नंबर, जनाबे अली आप पढ़ लीजिए सेक्शन 64 रेड विद सेक्शन 65। ध्यान दिया, रूल इज व्हाट, इन डिफॉल्ट ऑफ फाइन इम्प्रिजनमेंट हो सकता है जो मैक्सिमम इम्प्रिजनमेंट का 1/4, यहां पर जो मैक्सिमम इम्प्रिजनमेंट है वो है 6 मंथ्स। 6 मंथ्स का मतलब है 3 6 18 180 डेज, 180 डेज का मतलब 4 का मतलब हो गया 45 डेज। 45 डेज से इन डिफॉल्ट इम्प्रिजनमेंट नहीं हो सकते, जबकि यहाँ पे क्या करें 90 डेज। तो इतनी माइन्यूटली जाकर के आपको 4 ऑप्शंस में से एक को चेक करना पड़ता है, एंड देयरफॉर आंसर इज सी, बिकॉज डिफॉल्ट RI ऑफ 90 डेज कैन नॉट बी अवॉर्डेड, और हमें भी क्या चाहिए था, कैन नॉट वाला ही आंसर चाहिए था, इसलिए हमारा हो गया ऑप्शन हो गया 4। कम टू क्वेश्चन नंबर 64, read it. A person held guilty of one of several offenses specified in the judgment. He is held guilty of one of several offenses. अनेकों में से एक ऑफेंस गिल्टी पाया गया, बट इट इज डाउटफुल ऑफ विच ऑफ द ऑफेंसेस ही इज गिल्टी, द ऑफेंडर शैल बी। अब देखिए ये आपका सेक्शन 72 IPC पढ़ेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा। पनिश फॉर ऑल द ऑफेंसेज मेंशन्ड इन द जजमेंट, देखिए कॉमन सेंस की बात है, अगर वो इफ ही इज फाउंड गिल्टी ओनली फॉर वन, तो हाउ कैन यू पनिश फॉर ऑल, तो एक तो वैसे भी नहीं हो सकता अगर आपने सेक्शन नहीं भी पढ़ रखा है। तो वही मैं कहना चाह रहा हूं, देखिए प्रीलिम्स का जो एग्जाम है ये, दिस इज नॉट द टेस्ट ओनली ऑफ द नॉलेज, ये केवल ज्ञान की परीक्षा नहीं है, दिस इज द टेस्ट ऑफ योर स्मार्टनेस, दिस इज टेस्ट ऑफ योर रीडिंग कैपेसिटी, दिस इज द टेस्ट ऑफ speed of reading, understanding the question in minimum time, and analytical power, how can you analyze the difference between the 4 options, वो सारी क्वालिटीज का टेस्ट होता है आपका MCQ के थ्रू। तो डोंट फॉरगेट, नेवर गेट कंफ्यूज, दिस इज नॉट द टेस्ट ओनली ऑफ द नॉलेज, एंड देयरफॉर solving MCQs with such kind of aptitude which I am teaching you through this video is very important. तो try to learn, and अगर हो सकता हो तो अगर नहीं आए समझ में तो 3-4 बार देखना, क्योंकि इसमें जो स्टाइल मैं सिखाने की कोशिश करूँ सॉल्व का, दैट इज मोर इंपॉर्टेंट देन योर आंसर्स। आंसर्स इतने इंपॉर्टेंट नहीं है जितना कि वो स्टाइल सीखना कि कैसे करना चाहिए। एंड हु एम आई फेल्ड ओनली इन द फर्स्ट प्रीलिम्स इन माई कैरियर एज ए स्टूडेंट, जो कि मुझे प्रॉपर गाइडेंस नहीं थी UPSC की फर्स्ट अटेम्प्ट बस में। उसके बाद में आई नेवर लुक्ड बैक एटलीस्ट फॉर द प्रीलिम्स। प्रीलिम्स वाज ए चाइल्ड प्ले,
तो इसलिए जो मैं कह रहा हूँ उसको बहुत अच्छी तरीके से देख लेना स्टूडेंट्स, जैसे कहूँ वैसे सॉल्व करके देख लो, और फिर अगर एग्जाम नहीं निकले तो मुझसे आके बताना कि सर ये ट्रिक काम नहीं कर रही है। ही शैल नॉट बी पनिश्ड फॉर एनी ऑफेंस, फॉर एनी ऑफेंस, देखिए व्हेन ही हैज बीन हेल्ड गिल्टी व्हाई ही शुड नॉट बी पनिश्ड, सो सेकंड नहीं हो सकता। सी देखना, एक अच्छी तरीके से रीडिंग की, एक वर्ड को कैच किया, यहीं से पता चल गया कि सेकंड कैन नॉट बी द आंसर। ही शैल बी पनिश्ड फॉर द ऑफेंस फॉर विच लोएस्ट पनिशमेंट इज प्रोवाइडेड, इट साउंड्स, ये माइंड को अपील करता है। और क्यों करता है, आपने 72 नहीं भी पढ़ रखा होगा तो देखिए तब भी आपने ये तो पढ़ा ही होगा कम से कम, जब आपने लॉ पढ़ा होगा तो, कि लॉ जब डाउटफुल सिचुएशन हो तो लॉ अडॉप्ट द इंटरप्रिटेशन विच इज फेवरेबल टू द एक्यूज्ड, एक्यूज के फेवर में जो इंटरप्रिटेशन जाएगी, जो लीगल प्रोविजन जाएगा उसको वैल्यू दी जाएगी, उसी को इम्प्लीमेंट किया जाएगा। तो जाहिर बात है कि जब एक ही ऑफेंस का गिल्टी है वो, तो उसको कौन सा माना जाएगा कि भाई लोएस्ट ग्रेड का। ये कॉमन सेंस को वैसे अपील करता है। सेक्शन 72 में तो आपको कंफर्मेशन टेस्ट मिल जाएगा कि वहां पे दिया हुआ ऐसा, लेकिन इवन इफ यू हैव नॉट रेड इट, आप कॉमन सेंस अप्लाई करेंगे, यू कैन सॉल्व दिस क्वेश्चन। He shall be punished for the offense for which highest punishment, this goes against the principles of criminal jurisprudence। तो आंसर इज 1 2 4 हो नहीं सकते हैं, 3 पॉसिबल था और 3 ही होगा। सेक्शन 65, सेक्शन एन ऑफेंस committed will be considered as an offense if at the time of commission of the offense the offender, अच्छा ये है जनरल एक्सेप्शन पर क्वेश्चन है, was below 7, no it is not। An offense committed will be considered as an offense, offense कब माना जाएगा, when the offender was below 7 years, not at all, duly incapacitated, was incapable of knowing the nature of offense, being of unsound mind, not at all। सेक्शन 82 में कवर हो गया, सेक्शन 84 का बेनिफिट मिल जाएगा। वॉज इनकेपेबल ऑफ नोइंग द नेचर ऑफ ऑफेंस हैविंग, ओहो वॉलेंटरली इंटॉक्सिकेटेड पर नहीं मिलेगा लाभ, तो यहां पर डाउटफुल हो गया, यही आपका आंसर हो सकता है, ध्यान रखना ये ऑफेंस होगा, इसमें उसको जनरल एक्सेप्शन का लाभ नहीं मिलेगा वॉलेंटरली इंटॉक्सिकेशन में। नेक्स्ट क्या है, हैड नॉट इंटेंडेड टू कॉज डेथ, यस, एंड वॉज डन विद द कंसेंट इन गुड फेथ, अरे अरे ये तो सीधा सीधा सेक्शन आई थिंक 87 की ही लैंग्वेज दे दी गई है, देख लेना आकर के 87 88 होगा 87 होगा 87 ही शायद ये डिफेंस ऑफ कंसेंट है। ये इंटेंशन इज नॉट टू कॉज डेथ एंड द इफ इट इज डन विद कंसेंट भी है, गुड फेथ में है, पर्सन्स बेनिफिट में भी है, सीधा सीधा मार्जिनल नोट की बात कर रहे हैं भाई साहब, जाकर के देख लो, चेक कर लो, और ये इसका आंसर हो जाएगा 3, ये ऑफेंस होगा। 66 में इन विच ऑफ द फॉलोइंग सर्कमस्टेंसेस इज प्रोटेक्शन अवेलेबल फॉर एन एक्ट कमिटेड बाय पर्सन कंपेल्ड बाय थ्रेट्स अंडर सेक्शन 32। देखिए सेक्शन 32 में क्या क्वेश्चन पूछा है, व्हेन प्रोटेक्शन इज अवेलेबल, प्रोटेक्शन अवेलेबल कब होगा, यानी कि सेक्शन 94 की एप्लीकेशन पर ये क्वेश्चन बेस्ड है। कमिटिंग एन ऑफेंस अंडर सेक्शन 300 यानी मर्डर under the threat of another where the offender has a reasonable apprehension of instant death। अब ये देखना, ये बहुत टेक्निकल सेक्शन है, इसकी अंडरस्टैंडिंग आसान नहीं होती है स्टूडेंट्स को, एंड इफ़ यू वांट यू कैन सी माय वीडियो ऑन सेक्शन 94 IPC, बहुत वेल एक्सप्लेन्ड है, बहुत टेक्निकलिटी समझा दी है उसमें मैंने, बहुत अच्छी तरीके से वहाँ से देख लेना। अब इसमें क्या देखो, सेक्शन 94 की एप्लीकेबिलिटी में क्या कहेंगे, एक्सेप्ट मर्डर एंड द ऑफेंसेस अगेंस्ट स्टेट पनिशेबल विद डेथ, ये ओपनिंग लाइन है सेक्शन 94 की, यानी कि सेक्शन 94 का जो बेनिफिट है 2 जगह नहीं मिलता है। इफ यू आर कमिटिंग मर्डर, नंबर सेकंड, इफ यू आर कमिटिंग एन ऑफेंस अगेंस्ट द स्टेट पनिशेबल विद डेथ, देयर आर 2 एक्सेप्शंस ऑफ सेक्शन 94। तो यहां पर देखो, कमिटिंग एन ऑफेंस अंडर सेक्शन 300, इफ यू आर कमिटिंग मर्डर अंडर व्हाटएवर कंपल्शन, यू कैन नॉट टेक द बेनिफिट ऑफ सेक्शन 94। तो डिफेंस इसमें तो मिलेगा नहीं भाई, कहीं मिल जाए, यहां नहीं मिलेगा, 1 में तो मिलेगा नहीं। सेकंड में कमिटिंग एन ऑफेंस अंडर सेक्शन 121 IPC, इंस्टेंट डेथ के थ्रेट में यहां भी नहीं मिलेगा, व्हाई, बिकॉज सेक्शन 121 इज अगेन पनिशेबल विद डेथ, तो दिस इज द ऑफेंस अगेंस्ट स्टेट पनिशेबल विद डेथ, देयरफॉर दिस ऑफेंस इज बियॉन्ड द परव्यू of the section 94, it comes under the exceptions of section 94। section 94 cannot protect you in 2 cases, murder and the
ऑफेंसेस अगेंस्ट द स्टेट पनिशेबल विद डेथ, इसमें नहीं मिल सकता ये, तो 1 एंड 2 तो गायब हो चुके हैं, इनको हटा दीजिए। Committing an offense under the threat of another where the offender has reasonable apprehension of grievous hurt, लो जी लो। अब grievous hurt हो सकती है कि नो हो सकती है, बिकॉज सेक्शन 94 के बेनिफिट लेने के लिए द फियर शुड बी ऑफ इंस्टेंट डेथ। इफ द फियर इज ऑफ लेसर डिग्री, तुरंत मृत्यु का भय अगर नहीं है, तब आपको सेक्शन 94 का लाभ नहीं होगा। यहां पर क्या है, रीजनेबल एप्रीहेंशन ऑफ ग्रीवस हर्ट है, तो ये भी नहीं होना चाहिए, और ऑल ऑफ द अबव। तो देखो ये जो क्वेश्चन है मेरे हिसाब से दिस क्वेश्चन इज रॉन्ग, ये रॉन्गली है। अगर आपको लगता हो तो यू कैन राइट डाउन इन कमेंट बॉक्स, यू कैन चैलेंज इट। मेरे अपने जितने नॉलेज, जितना माइंड अब काम कर रहा है उसके हिसाब से दिस क्वेश्चन इज नन ऑफ द अबव होना चाहिए था एक्चुअली ये। तो अब देखते हैं अगर कॉपी में जो की आएगी हाई कोर्ट की तरफ से, उसमें देखते हैं इसमें क्या करते हैं ये। बट इट इज सो, बिकॉज ये तो सारे वो बताते हैं जहां पर अवेलेबल नहीं है। इन विच ऑफ द फॉलोइंग सर्कमस्टेंस प्रोटेक्शन इज अवेलेबल, अवेलेबल ही है ना, इन नॉट अवेलेबल है, इज अवेलेबल ही है, तो नन ऑफ द अबव होना चाहिए। इसमें आंसर रॉन्ग क्वेश्चन है ये। 67 पर आ जाइए। ए पर्सन अवेट्स एन ऑफेंस, सेक्शन 108 को पढ़ लीजिएगा। व्हेन ए पर्सन अवेट्स एन ऑफेंस, इफ ए अवेट्स द ऑफ कमीशन ऑफेंस, ये तो है। ए पर्सन अवेट्स द कमीशन ऑफ एन एक्ट विच इफ कमिटेड वुड बी एन ऑफेंस, ये भी है। एन एक्ट विच में अदरवाइज अमाउंट टू एन ऑफेंस इज नॉट कमिटेड, ये सब हैं ऑल ऑफ द अबव। मान लीजिए 67 का 4। जनरल अंडरस्टैंडिंग 108 से आप समझ जाएंगे, इसको पढ़ लीजिएगा। Y instigates and provokes Z to cause harm to X with a dagger on account of the feud between the latter two, Z and X. However, Z decides otherwise. देखिए क्या है, Y instigates and provokes Z to cause harm to X. So Y is the abettor and he is abetting Z so that he should cause harm to X. This is the position. However, Z decides otherwise, it means Z did not come into the instigation of Y. ये आ गया। अब देखते हैं Y has not committed an offense of attempt की तो बात ही नहीं है, to murder as it was Z who was going to murder। देखिए Y ने भी attempt तो किया ही नहीं था, तो Y का तो attempt का कोई क्वेश्चन नहीं होता है, डाउटफुल हो गया ये 1 ये। Z has committed an offense of attempt to murder and Y cannot be held liable for the acts of the another। Y cannot be held जैसे ही पढ़ा आप लोगों ने, Y की liability तो बनती ही है अबेटमेंट की, इसलिए ऑप्शन 2 भी नहीं हो सकता। Y has not committed the offense of abatement, ये भी गलत है। Y has committed the offense of abatement, भैया यही सही है सबसे ज़्यादा पसंद। बाकी 1 2 3 सब डाउटफुल हैं एंड 4 इज मोर एक्यूरेट। एक्जैक्टली दिस इज द आंसर। सेक्शन 69 पर आ जाइए फटाफट। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नोट, अगेन नोट आया, गोल कर दीजिए सो दैट यू शुड कीप इन माइंड कि हमें नोट ढूंढना है। इन एन इज एन इंग्रेडिएंट ऑफ सेक्शन 304B यानी कि डॉरी डेथ का। फिजिकल असॉल्ट नहीं है रिक्वायरमेंट, तो यहाँ पर मैं लगाता हूँ डाउट कि ये हमारा आंसर हो सकता है, बिकॉज दिस इज नॉट रिक्वायरमेंट ऑफ सेक्शन 304B। पढ़ते हैं आगे को। वुमेन इज सब्जेक्टेड टू हरेसमेंट और क्रुएल्टी फॉर और इन कनेक्शन विद द डिमांड, ये तो रिक्वायरमेंट है, तो दिस कैन नॉट बी आवर आंसर। यहाँ पे कट लगाते हैं, यहाँ पे राइट लगाया है और यहाँ पे मैंने कट लगाया कि 2 कैन नॉट आवर आंसर। ऑफेंस अकर्ड विद इन 7 years ऑफ मैरिज, बिल्कुल सही बात है, सेक्शन 304 की एप्लीकेबिलिटी के लिए जरूरी है, तो यहाँ पे टिक, और ये हमारा आंसर नहीं हो सकता। 2 और 3 नहीं हो सकते, 1 डाउट में चल रहा है। द ऑफेंडर इज द हस्बैंड और रिलेटिव, बात ये भी सही है, तो 4 हमारा आंसर नहीं हो सकता। तो देखो 2 3 4 हो नहीं सकते हैं, तो बचा क्या, आंसर हुआ 1। और पहले डाउट था कि हम लोग श्योर करना चाह रहे थे, अब ये डबल श्योर हो गया कि हमारा आंसर 1 होगा। इस तरीके से आपका स्कोर बढ़ता है हमेशा। सेक्शन क्वेश्चन नंबर 70 पर आ जाइए। सेक्शन 437(1) CRPC पुट्स फैटर्स ऑन पावर्स ऑफ मजिस्ट्रेट टू ग्रांट बेल टू एनी अक्यूज पर्सन अरेस्टेड इन नॉन बेलेबल ऑफेंस when they appear reasonable grounds of believing that he is guilty of offense punishable with death or imprisonment for life, but the first proviso thereto carves exceptions and provides that such accused can be released on bail। देखो बहुत सिंपल सी बात है, ये क्वेश्चन क्या है कि 437 है, आप लोगों ने पढ़ रखा है। 437 डील्स विद द प्रोविजन ऑफ बेल बाय द मजिस्ट्रेट इन केस ऑफ नॉन बेलेबल ऑफेंसेस अगेंस्ट पनिशेबल विद डेथ और इम्प्रिजमेंट फॉर लाइफ में वो बेल नहीं दे सकता, वो वहाँ पर बार है। लेकिन उसके एक्सेप्शन, तो उसके एक्सेप्शन पे क्वेश्चन पूछ लिया कि कब कब एक्सेप्शन पे कब
किनको दे सकता है, अंडर द एज ऑफ 16 दे सकता है, वुमन को दे सकता है, सिक्योर इन्फॉर्म दे सकता है, सीधे डायरेक्ट क्वेश्चन है 4, कुछ समझाना नहीं है इसमें। 437 क्लॉज 1 का प्रोविजन जाके पढ़ लेना, समझ में आ जाएगी बात। सेक्शन 71 पर आ जाइए। एनी कोर्ट में अल्टर और ऐड टू एनी चार्ज ऑफ सेक्शन 216 सीआरपीसी पढ़ लीजिएगा भैया। सीधी सी लैंग्वेज में है, बिफोर जजमेंट इज प्रोनाउंस, आंसर होना चाहिए 4, लेकिन पढ़ लेते हैं फिर भी। प्रोसिक्यूशन एविडेंस इज क्लोज, इट इज नॉट सो। रिकॉर्डिंग ऑफ स्टेटमेंट ऑफ द एक्यूज अंडर सेक्शन, नो। डिफेंस एविडेंस इज क्लोज, नो। तो 1 2 3 हो नहीं सकते हैं, 4 हमारा आंसर होगा। 72 when a person is charged with an offense and facts are proved which reduce it to a minor offense, यानी कि बिगर उसका है और ये माइनर ऑफेंस उससे प्रूव्ड हो जाता है। एक बात मैं कहना चाहता हूँ, एक मिनट में याद आ गया, इस क्वेश्चन पेपर से आपको समझ में आ गया होगा कि क्वेश्चंस लेंथी हैं और ऑप्शंस पढ़ करके हमें टाइम लगता है, और इसलिए मैंने हमेशा अपने स्टूडेंट को हमेशा बात सिखाई है कि किस तरीके से आपको रिवीजन बढ़ाना चाहिए, किस तरीके से प्रैक्टिस करनी चाहिए, क्योंकि यहाँ पर व्हाट मैटर्स स्पीड एंड एक्यूरेसी। स्पीड एंड एक्यूरेसी बहुत इंपॉर्टेंट है, और उसके लिए आपको वो पढ़ने का तरीका आना चाहिए जो मैंने आपको सिखाया हमेशा, तो उसको फॉलो करते रहिए। और मुझे लगता है कंफर्मेशन टेस्ट आपको भी हो गया होगा कि सर ने सही समझाया हम लोगों को कि जितना आप यहाँ पे टाइम लेंगे उतना आपके माइंड पे प्रेशर पड़ेगा, उतनी गलतियाँ आप ज़्यादा करोगे। तो जितना अच्छा रिवीजन होगा उन टैक्टिक्स के साथ, उन प्रैक्टिस के साथ जो मैंने आपको कराई हैं, उतना टाइम आपको यहाँ पर कम लगेगा सॉल्व करने के लिए, उतना ज़्यादा आपका एक्यूरेसी बढ़ जाएगा। और वहीं कुछ स्टूडेंट क्या करेंगे, गलत करेंगे क्वेश्चंस को, उनके नेगेटिव मार्किंग ऐड हो जाएगी। आपने संभाल लिया अपने आप को तो वो नीचे आएंगे और आप वहीं खड़े भी रहे तब भी आपका एग्जाम क्वालिफाई हो जाएगा। तो अगेन मैं वही कहता हूँ, इट्स नॉट द बिकमिंग द जूरिस्ट। आपको एक जूरिस्ट नहीं बनना है, जूरिसी एग्जाम की तैयारी करने हैं तो आपको जूरिस्ट नहीं बनना है, विद्वान नहीं बनना है। आपको वो तरीका सीखना है कि जूरिसी एग्जाम कैसे क्वालिफाई होगा। ये जरूरी नहीं बहुत नॉलेजेबल इंसान हो, बहुत ज्ञानी ध्यानी हो लोग, वो जज बन जाएगा। नहीं नहीं नहीं, ये प्रीलिम्स के लिए अलग टेक्स्ट चाहिए, मेंस के लिए अलग चाहिए, इंटरव्यू के अलग चाहिए, वो आर्ट आनी चाहिए। एंड आई बिलीव कि विधि स्टूडेंट्स फॉलो करेंगे इन सब चीज़ों को। प्लीज कम टू क्वेश्चन नंबर 72 है, पढ़िए जल्दी से। ये क्या है, व्हेन ए पर्सन इज चार्ज्ड विद एन ऑफेंस एंड फैक्ट्स आर प्रूव्ड व्हिच रिड्यूस इट टू माइनर। तो बिगर ऑफेंस का चार्ज लगा था, जैसे मान लीजिए मर्डर का लगा था, और जो प्रूव हो रहा है कल्पेबल होमिसाइड, तब क्या होगा, ही विल बी एक्विटेड। देखिए कॉमन सेंस अप्लाई कीजिए, फैक्ट्स आर प्रूव्ड व्हिच रिड्यूस इट टू माइनर ऑफेंस, यानी ऑफेंस तो कुछ किया ही किया है, तो हाउ कैन ही बी एक्विटेड, ये तो हो ही नहीं सकता, बोथ ये तो हो ही नहीं सकता, वन तो हो ही नहीं सकता। ही विल बी ट्राइड अफ्रेश फॉर द माइनर ऑफेंस, नॉट पॉसिबल बिकॉज ट्रायल एक बार हो चुका, कंक्लूजन सामने आ चुका, ये भी नहीं हो सकता। he may be convicted for minor offense, this is possible। तो बहुत उससे आप निकाल सकते हैं। देखिए यहाँ पर क्या था, 1 और 2 आपको लॉजिकली भी अपील नहीं करेंगे, भूल जाइए एक्ट में क्या लिखा हुआ है। उसके बाद आपके पास क्या बनता है, ही मे बी कन्विक्टेड फॉर माइनर ऑफेंस, ये लॉजिकल है, ट्रायल हुआ है, फाइंडिंग्स आर देयर, माइनर उसने ऑफेंस किया ही है, और इट इज डज नॉट प्रेजुडिस टू द एक्यूज। फेयर ट्रायल का मतलब यही है कि फेयर ट्रायल में एक रूल हमेशा रहता है कि नो प्रोसीडिंग शुड प्रेजुडिस द एक्यूज। एक्यूज का बुरा नहीं होना चाहिए, उसका अन्याय नहीं होना चाहिए। तो भाई काहे का अन्याय, तुम्हें तो मर्डर का चार्ज लगाया गया था, अब सजा मिल रही है तुम्हें कल्पेबल होमिसाइड की। उल्टा होता तो एक बार को तुम कह सकते थे, यहाँ तो कहने की बात ही नहीं है। तो 722 का fearless होकर के, दिस इज व्हेन डज द ट्रायल ऑफ एन ऑफेंस कमेंस, चार्ज इज फाइल्ड, नो वे, चार्जेस आर फ्रेम्ड, यस, कॉग्निजेंस इज टेकन, नेवर, नन ऑफ देम हो नहीं सकता है, व्हेन चार्जेस आर फ्रेम्ड, ये आंसर हो गया। देखिए मैं फिर यहाँ थोड़ा सा कॉन्सेप्ट समझा दूँ आपको बहुत जल्दी में। आपने देखा होगा चार्ज जब फ्रेम हो जाते हैं तो क्या कहता है, डू यू प्लीड गिल्टी और क्लेम ट्रायल, वहीं से आपको हिंट मिल जाएगा। व्हेन चार्जेस आर फ्रेम्ड, एक्यूज से पूछा जाता है कि क्या तुम अपना जुर्म का इकबाल करते हो, प्लीड गिल्टी करते हो, या तुम ट्रायल क्लेम करते हो। तो ट्रायल क्लेम का मतलब क्या, ट्रायल वहां से शुरू हो गई, ट्रायल चार्जेस फ्रेम हुए, ट्रायल बिगिन हो जाती है वहां से, उसके बाद से। सेक्शन 74, ए कोर्ट में इम्पाउंड ए डॉक्यूमेंट अंडर फॉलोइंग प्रोविजन। भैया यहाँ तो सीधा सीधा सेक्शन से मिल रहा है आपको, और इसका आंसर है सेक्शन 104, सोचना ही नहीं है, जाके चेक कर लीजिएगा। 75, आफ्टर द पुलिस रिपोर्ट इज फाइल्ड अंडर सेक्शन 173, हु कैन ऑर्डर फर्दर इन्वेस्टिगेशन, मजिस्ट्रेट ऑफिसर इंचार्ज,
फर्दर इन्वेस्टिगेशन क्यों करेगा, वो तो इन्वेस्टिगेशन कर चुका अपने हिसाब से। डिस्ट्रिक्ट पुलिस चीफ नेवर, वो भी पुलिस ही है। मजिस्ट्रेट कंसर्न यस, 173 क्लॉज 8 को पढ़ लीजिएगा, आंसर मिल जाएगा। 76 पर आते हैं। व्हाट इज द इफेक्ट ऑफ कंपाउंडिंग ऑफ द सेक्शन 3 अंडर सेक्शन 320 CRPC? डिस्चार्ज नो वे, एक्विटल यस मे बी, एक्यूज इज हेल्ड गिल्टी। गिल्टी कैसे हो जाए, कंपाउंडिंग होगी तो ये तो असंभव है। तो आंसर इज 76 क्लॉज 2, नन ऑफ द अबव नहीं हो सकता था। और ये आपको मिल जाएगा जा करके सेक्शन 320 की क्लॉज 8 को पढ़ लेना, CRPC में डायरेक्ट मिलेगा आंसर आपको। सेक्शन 77, अंडर व्हाट प्रोविजंस कैन ए पर्सन नॉट बीइंग एन एक्यूज बी समन्ड टू स्टैंड ट्रायल? एडिशनल, बस यहीं से अगर आपने पढ़ रखा है ढंग से तो ये है सेक्शन 319, सोचना नहीं है वैसे। इसमें 319 में एडिशनल एक्यूज का प्रोविजन दिया गया है, वहीं से है ये। क्वेश्चन क्या है समझाता हूँ आपको, देखिए मैं कि इसको पढ़ता हूँ। अंडर व्हाट प्रोविजन कैन ए पर्सन नॉट बीइंग एन एक्यूज, एक ऐसा व्यक्ति जो कि अब अक्यूज नहीं है, बी समन टू स्टैंड ट्रायल, उसको समनिंग कर सकते हैं ट्रायल फेस करने के लिए, यानी कि उसको एक्यूज बनाया जा सकता है, यानी कि एडिशन ऑफ द एक्यूज। ट्रायल मेरे खिलाफ चल रही है, ड्यूरिंग ट्रायल ये समझ में आया कि नहीं नहीं भाई आपको भी एक्यूज बनाना चाहिए था, तो आपको भी सम्मन कर लेंगे। ये प्रोविजन कहाँ दिया गया है? दिस इज, देखिए 190 क्या है, कॉग्निजेंस बाय मजिस्ट्रेट है। 193 कॉग्निजेंस बाय सेशन कोर्ट बार्ड है, ये तो हो नहीं सकते थे, है ना। 317 भी नहीं हो सकता, 319 डायरेक्टली दिया हुआ है, पढ़ लीजिएगा, आंसर हो जाएगा आपका। मिस्टर डी वाज ए डिफेंडेंट इन ए सूट फॉर रिकवरी ऑफ मनी, ठीक है, रिकवरी ऑफ मनी का सूट है, डी डिफेंडेंट है। समन सेंट फॉर हियरिंग डेटेड 1/2/19 टू मिस्टर डी थ्रू रजिस्टर्ड पोस्ट was received back with postal endorsement of refusal. refusal word is very important, ध्यान रखना। रिफ्यूजल के साथ में आया यहाँ पर, ये अनसर्व्ड नहीं है, ये रजिस्टर्ड पोस्ट पर रिमार्क्स लिख करके आ गए हैं। पोस्टल एंडोर्समेंट क्या रहा है? रिफ्यूजल का, ही रिफ्यूज टू टेक। दिस वाज आल्सो द रिपोर्ट ऑफ द प्रोसेस, सेम सर्वर अटैच विद द कोर्ट। अब यहाँ पे ध्यान कर लेना, क्वेश्चन की यहीं से समझ लीजिए एक तरीके से। नाउ देयर हैज बीन 2 attempts by the court to serve the summons upon the defendant। एक सम्मन की सर्विस कैसे कराई गई? रजिस्टर्ड पोस्ट से कराई गई है, तो रजिस्टर्ड पोस्ट से भी कराया, क्या क्या जनाब ने लेने से मना कर दिया, उसका रिकॉर्ड आ गया, रिफ्यूजल हो गया। सेकेंडली सेम उन्होंने फिर कोर्ट के सर्वर को बोला, कोर्ट के सर्वर के थ्रू प्रोसेस को सर्व कराने की कोशिश की, सेम वहां से आ रहा है, यानी कि 2 रिपोर्ट्स आर आइडेंटिकल कि नाउ डिफेंडेंट इज नॉट एक्सेप्टिंग दिस प्रोसेस। तो क्या होगा भाई? मान लिया जाएगा तुम, यानी इट मीन्स he is deliberately avoiding the process. In view of this report, trial court proceeded ex parte, करना ही चाहिए था, against M on this ex parte decree was passed in favor of the plaintiff on this and the execution petition was filed, ठीक है। executing court issued warrants of attachment of his bank accounts। at this juncture MD filed an application अंडर ऑर्डर 913। ये क्या है मालूम है आपको? 913 है सेटिंग असाइड द एक्स पार्टी डिक्री, प्रेइंग दैट एक्स पार्टी डिक्री बी सेट असाइड ऑन द ग्राउंड दैट ही वाज नॉट ड्यूली सर्व्ड विद द समन्स। समझ गए आप लोग? सिंपल सी बात है, मैं आपको सिचुएशन समझाता हूँ। देखिए एक तो बात यहाँ अच्छी तरह समझ में आ गई आपको, डीजीएस में जो क्वेश्चन है वो थोड़े लेंथी होते हैं, मुश्किल नहीं होते, थोड़े लेंथी होते हैं। और उसका तरीका यही है कि जितना अच्छी पहले आपने पढ़ रखा होगा, प्रैक्टिस कर रखी होगी, रिवीजन कर रखा होगा, यहाँ पे टाइम कम लगेगा। तो एक रीडिंग में समझ आ जाना चाहिए क्या है, फर्स्ट रीडिंग में बस। इसमें सिंपल सी बात है, डिफेंडेंट को सम्मन भेजे गए थे, सम्मन उसने रिफ्यूज कर दिए 2 बार। एक्स पार्टी प्रोसीडिंग प्रोसीड हुई, एक्स पार्टी डिक्री पास हो गई। अब भाई साहब के खिलाफ एग्जीक्यूशन में अटैचमेंट प्रोसीडिंग्स इनिशिएट कर दी गई। अब भाई साहब डिफेंडेंट आ रहे हैं कि मुझ पर सम्मन की सर्विस ही नहीं हुई थी, तो क्या ऑप्शंस हैं? क्या उसकी एप्लीकेशन जो सेट असाइड की अलाउड होगी? नो तेरा की। देखिए अब क्वेश्चन समझ गए, आप समझ लीजिए आंसर। वेदर सेड एप्लीकेशन ऑफ डी कैन बी अलाउड? यस, बिकॉज डी इज एंटाइटल्ड टू डिफेंड द सूट ऑन मेरिट्स। नो, बिकॉज डी हिमसेल्फ रिफ्यूज टू समन्स एंड वाज देयरफॉर ड्यूली सर्व्ड। ये आंसर बनता है, फिर भी हम देख लेते हैं, 1 तो हो ही नहीं सकता। अलाउड बिकॉज ट्रायल कोर्ट ऑट टू हैव इशूड फ्रेश समन्स एट द हियरिंग। भैया कितनी बार करेंगे, पर्सनल सर्वर भेज दिया था, ये भी जरूरी नहीं है, नन ऑफ द वो भी नहीं है। तो इसका आंसर हो जाएगा यस, ये नो, बिकॉज ही हिमसेल्फ रिफ्यूज, तो ये प्रिजम्पशन चला जाएगा एक्सेप्टेंस की। ड्यूली सर्व्ड मान लिया जाएगा, आंसर इज 2।
79 मिस्टर ए फाइल्ड ए सूट फॉर इविक्शन, ध्यान रखना, एंड रिकवरी ऑफ एरियस रेंट अगेंस्ट मिस्टर वाई। ओके, ए ने सूट फाइल किया है वाई के विरुद्ध इविक्शन के लिए, रेंट, एरियस ऑफ रेंट के लिए, इन रिस्पेक्ट ऑफ ए कॉमर्शियल शॉप बेसिस लीगल नोटिस डेटेड 1/12/2020 का। ठीक है, वाई फाइल्ड रिटर्न में, अरे डब्ल्यू एस फाइल कर दिया, उसने क्या कहा, ही इज नॉट द टीनेंट इन द प्रीमाइसेस एंड इट इज हिज सन एक्स हु इज द टीनेंट, उसका बेटा है टीनेंट इन ऑक्यूपेशन ऑफ सेट कमर्शियल। मिस्टर ए फाइल्ड एन एप्लीकेशन फॉर इम्प्लीडमेंट ऑफ मिस्टर एक्स, डिफेंडेंट नंबर 2 एज डिफेंडेंट, देखिए ध्यान रखना, इम्प्लीडमेंट ऑफ मिस्टर, इम्प्लीडमेंट को वर्ड को ध्यान रखना, एक्स एज डिफेंडेंट नंबर 2 इन व्यू ऑफ द सेड अवर्मेंट्स made in the WS. Both X and Y oppose the impleadment application on the ground that Mr. X cannot be impleaded in the present suit and separate suit is to be filed. Is this impleadment application maintainable? impleadment application को मिलती है आपको ऑर्डर 1 के रूल 10 को अगर आप पढ़ेंगे और उसमें जाकर के आपको सब मिल जाएगा। अब इसमें देखिए क्या है कि इम्प्लीडमेंट, आप समझ के सिचुएशन, मैं समझाता हूँ एक बार को। देखिए बहुत सिंपल सी बात है, मैं प्लेंटिफ हूँ, आप डिफेंडेंट हैं, आपको मैंने अपनी प्रॉपर्टी लीज पे दे रखी थी, मैं आपको निकालना चाहता हूँ, तो आपने ये रिप्लाई फाइल किया कि भाई साहब मैं आपका टीनेंट नहीं हूँ, मेरा बेटा टीनेंट है। तो हमने कहा ठीक है, बेटे को भी ले लेते हैं साथ में। अब आप मना कर रहे हो कि नहीं सेपरेट सूट लाओ उसके लिए, तो इम्प्लीडमेंट के लिए भाई क्यों नहीं, तो इम्प्लीडमेंट की जो एप्लीकेशन है मेरी अलाउड होनी चाहिए, नहीं होनी चाहिए, ये इसका क्वेश्चन है। अब पढ़ लेते ऑप्शंस क्या है। No, this is a separate suit, separate cause of action. No, this is not separate cause of action. And a phrase should be filed. No, this is not. No, as the present suit is based on legal notice base ye which was not addressed to Mr. X, the proposed defendant. Okay, ये हम लोग एक बार को कंसल्टेशन में ले लेते हैं। Third, yes, in view of the defense raised by Mr. Y in written statement which give rise to a doubt so as to enable the plaintiff for grant of the reliefs sought in the plaint, yes as per section 151। देखिए इसमें क्या है कि सिंपल सी बात है, देखिए फ्रेश सूट विल नॉट, जो लॉ की पॉलिसी है, व्हाट इज द पॉलिसी, दैट वी शुड अवॉइड द मल्टीप्लिसिटी ऑफ द प्रोसीडिंग्स। एंड नाउ डी, मेरा वर्जन ये नहीं था, एज ए प्लेंटिफ मैंने तो आप ही को कहा था कि आप मेरे टीनेंट है, ये तो डाउट आपने क्रिएट किया है, समझे, ये डाउट डिफेंडेंट ने क्रिएट किया है, तो वी कैन नॉट लीव यू, दैट इज द पॉइंट फर्स्ट, एंड आई हैव गिवन यू लीगल नोटिस, तो देयरफॉर बोथ पार्टी शुड बी एडेड एज रिस्पोंडेंट सो दैट देयर शुड बी अ प्रॉपर डिस्पोजल ऑफ द केस। तो यहाँ पर कहीं कोई वो नहीं है, यहाँ पर इम्प्लीडमेंट की जो मेन जो बेसिक है उसका वो यही है, मल्टीप्लिसिटी ऑफ सूट को अवॉइड करना है और प्रॉपर, और जो पार्टीज होनी चाहिए उनको इम्प्लीड किया जाए या स्ट्रक आउट किया जाए, सो दैट एक मेरिट पर डिसीजन हो पाए। इसीलिए आंसर विल बी 3। इन व्यू ऑफ द डिफेंस रेज्ड बाय द, ये डाउट तो क्रिएट डिफेंडेंट ने किया ना, इसलिए नहीं कर सकते। ठीक है, ये भी 80 पर आ जाइए। दिस इज क्वेश्चन नंबर 80। A suit governed by Commercial Courts Act was filed by Mr. A against Mr. C. Mr. C was served with summons of the ye on this date. C was called on to file written statement through the within 30 days. Same was filed by Mr. C on this 10/11 after 132 days with an application seeking condonation of delay of 108 days. It was stated in the application that he had met with an accident and was hospitalized during this period. Can the said WS be taken on record by the concerned commercial court? देखिए सिंपल सी बात है, डिफेंडेंट जो WS का जो फाइल किया गया है वो आफ्टर 102 डिलेज में किया गया है, यानी कि देयर वाज ए डिले ऑफ 102। दिस इज नॉट द डिफेंस की भाई संबंध की सर्विस नहीं हुई थी। यहाँ पर क्वेश्चन ये है संबंध की सर्विस हुई थी बट मैं बीमार हो गया था, मैं हॉस्पिटलाइज था, एंड देयरफॉर 102 102 दिनों का जो कंडोनेशन है वो डिले है, उसको कंडोन किया जाए। तो क्या ये एक्सेप्टेबल है या नहीं है, WS टेकन हो जाएगा नहीं हो जाएगा, बताइए क्या दिक्कत है इसमें, क्योंकि सफिशिएंट कॉज आ गया। व्हाई इट वाज डिले, बिकॉज ऑफ सच रीजंस। वो साइने को अनोन नहीं है कि बियॉन्ड आप कभी कर ही नहीं सकते हैं,
बिकॉज एट द एंड ऑफ द डे कोर्ट्स आर कॉन्स्टिट्यूटेड टू डिलीवर द जस्टिस। न्यायालय का गठन ही न्याय करने के लिए किया गया, पनिश करने के लिए नहीं किया गया है। यस बिकॉज डिफेंडेंट हैज शोन सफिशिएंट कॉज फॉर दैट डिले, बात बनती है, सेंस बनता है, तो 1 में बी द आंसर। सेकंड पर आ जाइए। नो बिकॉज WS इज टू बी मैंडेटरीली फाइल्ड विद इन 120 डेज। मैंडेटरीली क्वेश्चन नहीं होता, डायरेक्टरी है, मैंडेटरी है ही नहीं। नो बिकॉज द WS हैज टू बी मैंडेटरीली फाइल्ड विद इन 90 डेज फ्रॉम द डेट ऑफ, मैंडेटरीली है ही नहीं। बिकॉज कोर्ट हैज डिस्क्रिप्शन टू एनलार्ज टाइम फॉर फाइलिंग WS सब्जेक्ट टू पेमेंट ऑफ कॉस्ट। सब्जेक्ट कॉस्ट का कॉस्ट भी जो है, कॉस्ट इज नॉट द रूल, दैट इज डिस्क्रिप्शन। देखिए बिकॉज कोर्ट हैज डिस्क्रिप्शन टू एनलार्ज द टाइम, केवल इसलिए आप अलाउड नहीं कर देंगे क्योंकि आपको डिस्क्रेशन, नो, ये बेसिस नहीं हो सकता कि मुझे ये पावर है मैं अलाउड कर दूं। नो, आप अलाउड तब करेंगे जब इट इज इन द इंटरेस्ट ऑफ जस्टिस। डिले वॉज ड्यू टू सफिशिएंट कॉज, ये है बेसिस, ना कि ये कि आपको पावर है कोर्ट को। नो, कोर्ट को पावर है, दैट पावर शुड बी जुडिशियसली एक्सरसाइज्ड, और जुडिशियसली एक्सरसाइज तभी मानी जाएगी इस केस में व्हेन देयर शुड बी सम ग्राउंड टू एक्सरसाइज दैट पावर। उस पावर को एक्सरसाइज करने का कोई आधार होना चाहिए, और आधार क्या है, देयर शुड बी सफिशिएंट कॉज फॉर दैट। और सफिशिएंट कॉज क्या है, हॉस्पिटलाइजेशन फॉर 102 डेज, तो दैट इज अ सफिशिएंट कॉज। तो 4 भी नहीं हो सकता, तो आंसर इज, जो हमारा पहले डाउट था वो हमारा कंफर्म हो गया, हमारा ए हो गया, 1 हो गया। अब आई थिंक अब आप समझ पा रहे होंगे कि मैं क्या कर रहा हूं, हर क्वेश्चन में जो क्वेश्चन मुझे पता है कि इट शुड बी द आंसर, लेकिन फिर भी मैं रूल आउट करता हूं कि कहीं ऐसा तो नहीं कि 2, 3, 4 इससे बेटर हो जाए। तो पहली बार में मैं टिक करके अपने गोले काले नहीं करूंगा उसमें ओएमआर शीट में। आई विल वेट, आई विल रीड ऑल द ऑप्शंस। समटाइम्स हैपेंस 1 इज गुड, 4 इज बेटर, तो देयर शुड बी नो बेटर आंसर। जो कंफर्मेशन टेस्ट में आएगा वही मैं फाइनल करूंगा अपना आंसर। 81 में आ जाइए। Mr. G, a hostel owner rented out one of the rooms to Mr. H at yearly rent of 1,20,000. Mr. H defaulted for years 2016, 17, 18 में डिफॉल्ट कर दिया। G after issuing legal notice dated A for areas filed a suit in 19 for year 2017, 18। अच्छा देखो 2016, 16, 17 और 18, 3 साल का रेंट का एरियर था, लेकिन इन्होंने क्लेम किया केवल 17 का और 18 का, यानी कि 2016 के का जो क्लेम है इन्होंने छोड़ दिया, एबंडन, रिलिंक्विज्ड हो गया, ये ध्यान रखना। क्या है, वेदर मिस्टर जी कैन फाइल सब्सिक्वेंट सूट फॉर रिकवरी ऑफ एरियर फॉर द ईयर 2017, क्या दोबारा ले सकते हैं? नहीं, देखो इसे कहते हैं स्प्लिटिंग ऑफ क्लेम। क्लेम जितना लेना ले लीजिए आप, यू कैन रिलिंक्विश नो प्रॉब्लम, बट यू रिलिंक्विज्ड पार्ट के लिए आप सेपरेट सूट नहीं ला सकते हैं। तो आंसर क्या हो जाएगा, देखो यहाँ पर क्या, देखो बड़े अच्छे तरीके से देखो इसको, नो एज पर ऑर्डर 2 रूल्स, ये पॉसिबल आंसर है, डॉट लगाया। नो एज पर सेक्शन 11 तो इसलिए नहीं हो सकता, इट्स, ये तो रेसिड्यूडिकेट है, कॉन्सेप्ट है, फाइनली डिसाइडेड। एज पर ऑर्डर 22 रूल 12 भी नहीं है, 23 रूल 1, कहाँ से क्या क्या लिया है, आंसर इज 1। नो एज पर रूल स्प्लिटिंग ऑफ क्लेम है, जो आपने रिलिंक्विश कर दिया उसके लिए दोबारा लेकर नहीं आएंगे, तो आंसर इसमें क्या था, 1 था। 82 पर आ जाइए। ए पर्सन कमिट सेक्सुअल इंटरकोर्स विद प्रोसिक्यूटर हु इज मेजर, ठीक है, बाय मेकिंग फॉल्स प्रॉमिस दैट ही वुड मैरी हर, बट आफ्टर शी गेट्स प्रेग्नेंट ही रिफ्यूजेस टू डू सो, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट, को ध्यान रखना, जहाँ लिखा करेक्ट है ना, तो यहाँ को गोला कर लीजिए, करेक्ट इनकरेक्ट में डिफरेंस करने के लिए। नो ऑफेंस ऑफ रेप इज कमिटेड एज कंसेंट टू प्रोसिक्यूटर वाज देयर, कंसेंट थी या नहीं थी, इस पर क्वेश्चन है। रेप ऑफेंस बनता है या नहीं बनता है, तो यहाँ देखो क्वेश्चन में लिखा है फॉल्स प्रॉमिस, आपको खुद भी कुछ भी करने की जरूरत नहीं है, देख रहे हो, इसी क्वेश्चन में ही लिखा हुआ है, अगर आपने सही तरीके से रीड करेंगे, बाय मेकिंग फॉल्स प्रॉमिस, तो फॉल्स प्रॉमिस यानी फ्रॉडुलेंट, यू ऑब्टेन्ड द कंसेंट फ्रॉडुलेंटली। आर यू गेटिंग दिस पॉइंट? मुझे बहुत कुछ दिमाग लगाने की जरूरत नहीं है, कॉमन सेंस होना चाहिए, क्वेश्चन को ढंग से पढ़ेंगे आंसर चल जाएगा। बता, फॉल्स प्रॉमिस ऑफ द मैरिज, क्वेश्चन में दिया है कि मैरिज द प्रॉमिस वाज फॉल्स, it means you committed fraud, you obtained consent on the basis of fraud, that's it। तो why consent is no consent now,
ऑफेंस ऑफ रेप इज कमिटेड एज कंसेंट वाज ऑब्टेन्ड अंडर मिसकंसेप्शन ऑफ फैक्ट, एकदम सही बात है। नो ऑफेंस ऑफ रेप इज कमिटेड एज प्रोसिक्यूटर वाज, मेजर होने से कुछ नहीं होता, ये 3 तो कभी नहीं हो सकता, और 3 नहीं होगा तो 4th कैसे हो जाएगा, क्योंकि 3 नहीं हो सकता, तो 4 नहीं हो सकता, 3 नहीं हो सकता, 1 नहीं हो सकता, आंसर हो जाएगा 2। 83 पर जी, ए कमिट्स हाउस ट्रेसपास इन ऑर्डर टू कमिट एन ऑफेंस पनिशेबल विद लाइफ इम्प्रिजनमेंट, द एक्ट ऑफ ए इज पनिशेबल। देखिए इसमें कोई लॉजिक नहीं हो सकता है, तो रटा होना चाहिए बस। ये इसका आंसर है आपका 83 का जो आंसर है वो है इम्प्रिजनमेंट नोट एक्सीडिंग 10 ईयर्स। ये तो आपको बेरेट में जाकर ही देखना पड़ेगा, इसमें कुछ नहीं हो सकता आपका। आई थिंक ये सेक्शन 450 है, चेक कर लेना। अभी देखिए मैं रटता नहीं हूँ उस तरीके से, क्योंकि मैं तो स्टूडेंट हूँ नहीं, वो तो आप हैं। 84, X installed a live naked wire in a drain between his field and that of the neighbor with the intention of preventing animals from entering his field. The neighbor was electrocuted and he died. X has committed an offense here. देखो सिंपल सी बात है, एक व्यक्ति है उसने अपने खेत की बाउंड्री पे नंगा बिजली का तार छोड़ दिया ताकि एनिमल उधर से ना गुजरे। मेरे और नेबर के बीच में जगह थी, वहाँ पे लगा दिया। नेबर बेचारा टकरा गया, वो वहाँ पे गई, उसको बिजली करंट लगने से मर गया। अब क्वेश्चन ये है कि एक्स ने, जिसने इंस्टॉल किया, क्या उसने कोई अपराध किया है? नहीं किया है। तो देखो उसने छोड़ा क्या है, एक्स इसको। अब ऐसा जब ऑफेंस होता है ना, जब ऐसा क्वेश्चन होता है तो आपको दोबारा पढ़ना चाहिए। उसमें कुछ क्या, उसमें कुछ कीवर्ड्स हैं, उसका मेंस रिया क्या था, उसका एक्टस रियस क्या था, ऐसे देखना पड़ता है। अब देखते हैं दोबारा इस क्वेश्चन को। इंस्टॉल्ड लाइव नेक्ड वायर, ये उसका एक्टस रियस है। इंटेंशन ऑफ प्रिवेंटिंग एनिमल्स, ये उसकी इंटेंशन है। इंटेंशन टू कॉज डेथ नहीं है, ध्यान रखना। आप देखें यहाँ पर क्या है, इसका मतलब इंटेंशन टू कॉज डेथ नहीं है, इंटेंशन टू कॉज एज बॉडीली इंजरी नहीं है यहाँ पर कहीं भी, लेकिन डेथ हो गई है। क्या वो नेग्लिजेंट था? नेग्लिजेंट नहीं था, उसने नोइंगली लगाया था यहाँ पर, यानी कि नॉलेज है उसको कि वो जो काम कर रहा है उससे क्या क्या हो सकता है, एटलीस्ट इट कैन बी प्रिज्यूम्ड इजीली, और उससे क्या होता है, डेथ हो जाती है। तो अब क्या होगा, देखो डेथ में कौन कौन से ऑफेंसेस होते हैं खुद सोचो। 304A, 304 कल्पेबल होमिसाइड, और उसमें भी 1 पार्ट और 2nd पार्ट होता है, और फिर है 302 मर्डर। तो क्या इसको मर्डर मानना चाहिए? अब इसमें क्या होगा देखिए, पढ़ लेते देखिए। 302, 304, 304 पार्ट, ये 307। तो पहली बात तो ब्लाइंडली आप कह सकते हैं, क्योंकि मर गया तो अटेम्प्ट टू मर्डर तो हो ही नहीं सकता, 4 तो हो ही नहीं सकता। अब ये मर्डर है या कल्पेबल होमिसाइड है? अब देखो इसमें क्या करना पड़ेगा, मर्डर में या कल्पेबल होमिसाइड में इसमें क्या देखना पड़ेगा, इंटेंशन टू कॉज डेथ है या नहीं है। इंटेंशन टू कॉज डेथ दोनों में नहीं थी, तो 299 की क्लॉज 1 और क्लॉज 2 तो चली गई। वहाँ पर क्या रह गया? अब ये नॉलेज थर्ड रह गया, नॉलेज क्लॉज। उसी तरीके से 300 की जो क्लॉज 1, 2, क्लॉज 3, ये सारी क्या है, इंटेंशन क्लॉज हैं, वो भी अप्लाई नहीं होंगी। अब दोनों की ही नॉलेज क्लॉज आ गई। वैसे भी कि क्या नॉलेज क्लॉज में अब इंटेंशन नहीं है, तो देखो 304 में भी अगर आएगा तो 304 के फर्स्ट पार्ट में नहीं आ सकता अभी ये, क्योंकि वो इंटेंशन क्लॉज, कल्पेबल होमिसाइड कॉज्ड बाय इंटेंशन में कवर होता है। तो अब हमारे पास ऑप्शन रह गए 302 और 304। ये देखो किस तरीके से हम लोग एक्सक्लूड करते हैं। तो अगर हमने अब यहाँ पर कोई गैस भी किया, हमारा आंसर, तो हमारा जो रिस्क है, जो हम रिस्क ले रहे हैं वो 50% रह गया इस तरीके से। और ब्लाइंडली आप करेंगे तो हो सकता है रिस्क ज़्यादा ले रहे हो हम लोग। तो ऐसे क्वेश्चन में इवन इफ देयर इज नेगेटिव मार्किंग, हम अपने लॉजिक से कोशिश कर सकते हैं नियर पहुंचने के। अब क्या है, नॉलेज। अब नॉलेज क्लॉज में क्या, सेक्शन 300 की अगर आपने बहुत ढंग से याद कर रखा होगा तो आपको क्लिक करेगा फटाफट के। वहां पे क्या, विद द नॉलेज दैट द एक्ट इज सो इनहेरेंटली डेंजरस दैट इट मस्ट इन ऑल प्रोबेबिलिटी कॉज डेथ एंड ही डज एन एक्ट सच एक्ट विदाउट एनी लीगल एक्सक्यूज फॉर दैट। विद द नॉलेज दैट दैट एक्ट इज सो इनहेरेंटली डेंजरस, ये क्लॉज है आपकी 300 की। और 299 के विद द नॉलेज दैट एज इज लाइकली टू कॉज डेथ। तो लाइकली टू कॉज डेथ, एक में मृत्यु होने की संभावना का ज्ञान है, और दूसरी संभावना कि ये अपने आप में इतना खतरनाक है कि इससे हर हालत में मृत्यु हो ही जाएगी।
अब तो देखो इसमें, अब ये इंटरप्रिटेशन के ऊपर बात हो गई, देखो है ना, कि हम किस में लेते हैं इसमें। मेरे हिसाब से फिर भी देखो, बहुत से केसेस ऐसे होते हैं कि डेथ नहीं भी होती कई बार, और हो भी जाती है, तो क्या हम इसको इनहेरेंटली डेंजरस माने या नहीं? अगर हम इसको इनहेरेंटली डेंजरस मानेंगे तो हमें जाना पड़ेगा 302 में, और अगर हम इसको इनहेरेंटली डेंजरस नहीं मानते तो हमारा होगा 3 पार्ट। तो मैं इसको लूंगा कि लाइकलीहुड ऑफ डेथ में लेकर आएंगे इसको, कि देयर वाज लाइकलीहुड ऑफ द डेथ, क्योंकि वहां पर उसकी कि जो नॉलेज की जो ग्रेविटी है वो इतनी नहीं थी कि वो डेथ करना चाहता था वहां पर, वो ऐसा नहीं था, वो केवल उसका जो प्राइम मोटिव था एनिमल्स को दूर करने का था, तो वो इतना इनहेरेंटली डेंजरस वो भी लेके नहीं चल रहा होगा उस तरीके से उसमें, बट स्टिल ही डिड इट। तो देयरफॉर हम इसको लेके जाएंगे कल्पेबल होमिसाइड क्लॉज 3 में, एंड द आंसर इज 3। तो हो सकता है गलत हो, देखो हो सकता है हाई कोर्ट का व्यू दूसरा हो जाए इसमें, बट स्टिल ऐसे तो हाई कोर्ट के डिसीजंस भी सुप्रीम कोर्ट में जाते हैं अपील में, और हाई कोर्ट रिवर्स भी होते हैं, तो ये तो हमेशा चलेगा, लेकिन हमारा जुडिशियल माइंड चलना चाहिए, हाउ वी आर कमिंग टू ए कंक्लूजन। तो माई कंक्लूजन इज दिस इज 3। नाउ कम टू 85। The constitutional validity of the death penalty was upheld by the Supreme Court in the case of मच्छी सिंह। यही होगा बस 85 का 3rd। 86 में आ जाइए, द ऑफेंस ऑफ स्टॉकिंग सोचना नहीं है, 354D है तो रटे पड़े होते हैं सबको। 87 सेंटेंस विच कैन बी इम्पोज अपॉन ए कन्विक्ट फॉर डिफॉल्ट इन पेमेंट ऑफ फाइन कैन नॉट एक्सीड 1/4। अभी पीछे भी कराया था इसमें मैंने, ये 87 में आ गया। सेक्शन 65 पढ़ लेना, सेक्शन 65 IPC साफ साफ मिल जाएगा। 88 ए क्लर्क और सर्वेंट कमिटिंग ब्रीच ऑफ ट्रस्ट, सेक्शन 408 में मिलेगा डायरेक्ट आंसर आपका इसमें ये। 89 इफ ए पर्सन एंट्रस्टेड विद मनी डाइवर्ट्स इट फॉर द पर्सनल गेन विदाउट इंटेंडिंग टू डिसीव, ये ध्यान रखना, विदाउट इंटेंडिंग टू डिसीव, विच सेक्शन वुड बी लाइकली टू। देखिए ही वाज एंट्रस्टेड, तो ये क्रिमिनल ब्रीच ऑफ ट्रस्ट आ गया, इंटेंशन टू डिसीव है नहीं, तो 420 तो हो नहीं सकता चीटिंग में, इंटेंशन टू डिसीव होना चाहिए, तो 1 हो नहीं सकता। अगेन 3 में भी 420 है तो 420 हो नहीं सकता, तो क्या बचा 406 है, ये आंसर हो जाएगा हमारा 89 का 2। 90 ए अटैक्स जेड अंडर ग्रेव एंड सडन प्रोवोकेशन, ठीक है। बी हु वाज पासिंग बाई, अच्छा ये दूसरा बंदा आ गया, बाई हैविंग एन इंटेंशन टू किल जेड, बी इज ऑल्सो हैविंग इंटेंशन टू किल जेड, also takes advantage and attacks Jed who dies. What is the offense committed by them? दोनों के बाद offense क्या है? देखिए murder as both had common intention। आप समझ रहे, मैं सिचुएशन समझाता हूँ पहले, देखिए एक बार को इसको ढंग से समझ लीजिएगा। A is attacking Jed, A is Jed attacking Jed under grave and sudden provocation। अब मान लीजिए अगर A के अटैक से उसकी डेथ होती है, A के अटैक से उसकी डेथ होती है Jed की, तो उसका ऑफेंस क्या होगा? कल्पेबल होमिसाइड नॉट अमाउंटिंग टू मर्डर, सेक्शन 300 के एक्सेप्शन नंबर 1 में कवर्ड हो जाएगा। तो ए का तो मैक्सिमम ऑफेंस यही हो सकता है। तो देखो मर्डर तो ऐसा होगा नहीं, पहली बात तो मर्डर तो ए का तो हो ही नहीं सकता मर्डर, ठीक, बिकॉज ही वॉज एक्टिंग अंडर ग्रेव एंड सडन प्रोवोकेशन। और दूसरी बात कॉमन इंटेंशन तो बिल्कुल नहीं है, वो राम वो श्याम, अलग अलग मामला इन दोनों का। बोथ आर गिल्टी ऑफ ऑफेंस ऑफ कल्पेबल होमिसाइड नॉट अमाउंटिंग टू मर्डर। अब देखो बोथ आर गिल्टी ऑफ कल्पेबल होमिसाइड नॉट अमाउंटिंग टू मर्डर कैसे हो जाएगा? वाई? क्योंकि यह साफ साफ लिखा हुआ है क्या, बी हैज इंटेंशन टू किल जेड, जेड और से एडवांटेज लिया है, तो बी का ऑफेंस अलग होगा, ए का अलग होगा। बी इज नॉट एक्टिंग अंडर एनी सडन एंड ग्रेट ग्रेव प्रोवोकेशन, तो उसका ऑफेंस लोअर नहीं हो सकता है, तो 2 भी नहीं हो सकता है। बोथ आर गिल्टी ऑफ कॉजिंग ग्रीवस इंजरी, अरे भैया मर गया वो तो काहे रह गई ग्रीवस इंजरी, तो ये तो बिल्कुल नहीं हो सकता है। A is guilty of कल homicide while B is guilty of murder, एब्सोल्युटली सही है। तो 1 2 3 हो नहीं सकते, 4 में हमारा आंसर मिल गया है, तो आंसर इज 4। What the following is the punishment? What of the following is the punishment not specified? Not क्या क्या नहीं है, डेथ दिया गया है, रिग्रेस इम्प्रिजनमेंट विद हार्ड लेबर है, सिंपल इम्प्रिजनमेंट विद हार्ड लेबर, ये तो सिंपल इम्प्रिजनमेंट का मतलब ही होता है कि विदाउट लेबर होती है वो, तो ये नहीं दिया गया, फोरफीचर प्रॉपर्टी है, आंसर इज 3। 92 एज पर सेक्शन 299 CRPC विटनेसेस प्रोसिक्यूशन कैन बी एग्जामिन्ड बाय द कोर्ट इन द एब्सेंस ऑफ द एक्यूज। देखिए सेक्शन 273 CRPC कहता है इन द प्रेजेंस ऑफ एक्यूज एग्जामिनेशन होना चाहिए, उसका एक्सेप्शन होता है 299 की, उसकी एब्सेंस में हो सकता है। कब? एक्यूज इंटिमिडेट्स और थ्रेटन्स नॉट एट ऑल, ये
299 की लैंग्वेज नहीं है। एक्यूज इज हेड गिल्टी ऑफ कमिटिंग क्रिमिनल क्राइम, नॉट एट ऑल। एक्यूज सीक्स एग्जेम्पशन, नॉट एट ऑल। एक्यूज हैज एब्सकॉन्डेड, यस। सेक्शन 299 को की यही आत्मा है, यही है नीड उसकी। सेक्शन क्लॉज 4, सॉरी ये ऑप्शन 4 आंसर हो गया। विटनेस प्रोटेक्शन स्कीम 2018, देखिए काफ़ी लोग पढ़े होंगे, काफ़ी लोग नहीं पढ़े होंगे इसको, तो ये क्वेश्चन किसी का नहीं भी हुआ सेफली छोड़ भी सकते, तो मेरिट डिस्टर्ब नहीं होगी इसकी वजह से। केस ऑफ महिंद्रा चावला में आए थे, क्या है, इज ए स्कीम किस लिए है, प्रोवाइडिंग फॉर असेसमेंट ऑफ द थ्रेट परसेप्शन टू द लाइफ ऑफ ए विटनेस और हिज फैमिली मेंबर्स ड्यूरिंग इन्वेस्टिगेशन, ट्रायल और दैट। अब इसको ऐसे मान लेते हैं, देखिए ये आपने और मैंने नहीं भी पढ़ी हो सकती, तो जरूरी नहीं है सभी कुछ मैंने पढ़ रखा हो या आपने पढ़ रखा हो, लेकिन कॉमन सेंस अप्लाई कर सकते हैं। क्या है ये, विटनेस प्रोटेक्शन स्कीम है। तो विटनेस प्रोटेक्शन स्कीम में पहला काम क्या करेंगे भैया, असेसमेंट करेंगे थ्रेट का। ये तो होना ही चाहिए ना कि कितनी थ्रेट है उसको, तभी तो प्रोटेक्शन देंगे। तो असेसमेंट तो थ्रेट का होना ही चाहिए। असेसमेंट ऑफ थ्रेट परसेप्शन, किसको, उसको या उसके परिवार को, तो ये होना चाहिए, इसमें कोई डाउट नहीं है। तो 1 में बी द आंसर। 2 पर आ जाइए, प्रोवाइडिंग फॉर threat perceptions to be assessed by the IO which is binding on court. This is a beneficial provision for the, देखिए बाइंडिंग ऑन द कोर्ट। आप खुद सोचो, अब कोई भी विटनेस प्रोटेक्शन स्कीम होगी बाइंडिंग ऑन कोर्ट कैसे हो जाएगी, दैट इज ए बेनिफिशियल प्रोविजन फॉर द प्रोटेक्शन ऑफ विटनेस। ये बात समझ में आती है, लेकिन कोर्ट को बाउंड थोड़ी कर देंगे आप उससे, तो ये भी नहीं हो सकता कि आईओ थ्रेट परसेप्शन करेगा, असेस करेगा और कोर्ट बाउंड हो जाएगी, हाउ इट इज पॉसिबल, तो ये भी नहीं हो सकता। देखो, प्रोवाइडिंग फॉर प्रोटेक्शन ऑफ ए विटनेस इन ए ट्रायल पनिशेबल विद इम्प्रिजनमेंट फॉर अ टर्म नॉट लेस देन 10 ईयर्स विच में एक्सटेंड टू लाइफ, यानी कि हीनियस ऑफेंसेस में करेंगे। भाई ऐसा क्यों करेंगे, 7 ईयर्स में क्यों नहीं हो सकता प्रोटेक्शन, भाई थ्रेट तो कहीं भी हो सकती है, तो ये भी लॉजिकल नहीं लग रहा है मुझे, तो ये भी नहीं हो सकता। 4th में आ जाइए, पढ़िए इसको जरा। does not provide for change of identity and also relocation of witness। भाई प्रोटेक्शन के लिए अगर आइडेंटिटी को चेंज करना पड़ेगा तो करेंगे ना, रीलोकेशन भी करना पड़ेगा, एक जगह से दूसरे जगह भी रखना पड़ सकता है उसको, तो ये भी आंसर नहीं हो सकता। तो 4 नहीं हो रहा है, 3 नहीं हो रहा है, 2 नहीं हो रहा है, और 1 में पॉसिबल था, तो आंसर इज दिस। देखो ये जो ट्रिक देख रहे हो आप, इसको देखो आपने, मैंने क्या करूँ, ये टिक लगा लिया, तो अब टिक क्रॉस लगाने से क्या होता है कि मेरा फाइनल कंक्लूजन ये होगा कि ये नहीं होगा, इसमें राइट है या रॉन्ग है। मुझे बार बार इसमें माइंड अप्लाई नहीं करना पड़ता। इस अगर आप ये नहीं करेंगे तो हो सकता है एक ऑप्शन को आपको कई बार पढ़ना पड़ेगा। एक बार पढ़ा आपने, इससे कंक्लूजन पर आ गया, या तो क्रॉस करेंगे या उसको राइट करेंगे, पॉसिबल राइट ए डॉट, नहीं है तो क्रॉस लगाएंगे। तो उस तरीके से बहुत स्पीड से क्वेश्चन सॉल्व होते हैं, और जो जो डिफ़िकल्टी का लेवल है वो कम हो जाएगा, एक्यूरेसी आपकी बढ़ जाएगी, ह्यूमन एरर्स काफ़ी कम हो जाएंगी उस तरीके से। नेक्स्ट क्वेश्चन 94, बिफोर प्रोसीडिंग्स टू रिकॉर्ड द स्टेटमेंट ऑफ द एडल्ट विक्टिम ऑफ सेक्सुअल असॉल्ट। ध्यान रखना, देखिए क्या है, एडल्ट है, कौन है, विक्टिम ऑफ सेक्सुअल असॉल्ट है। The magistrate is duty bound to ascertain from the investigating officer as to the nature of the allegations and its truthfulness in the opinion of the IO। देखिए ये एक स्टेटमेंट है, कौन सा है ये भाई, 376, यानी रेप के चार्जेस हैं, सेक्सुअल असॉल्ट हुआ है, विक्टिम जो है वो है एडल्ट है, और मजिस्ट्रेट कौन सा लिख रहा है, 164 का स्टेटमेंट लिख रहा है। ये ध्यान रखना, ये है सिचुएशन। तो एडल्ट होने से कोई फर्क नहीं पड़ता, एडल्ट हो या माइनर हो, से कोई फर्क नहीं पड़ता। ड्यूटी बाउंड टू एसरटेन फ्रॉम द इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर्स एज टू द नेचर ऑफ एलिगेशंस एंड इट्स ट्रूथफुलनेस इन द ओपिनियन ऑफ द आईओ। तो ये कह रहे हैं कि ये जो स्टेटमेंट लिखा है कि जो मजिस्ट्रेट है वो बाध्य है, किस बात से, आईओ से, जो उस लेडी के जो एलिगेशंस हैं उसकी क्या राय है, ये लड़की सच बोल रही है, झूठ बोल रही है। भैया लॉजिक अप्लाई कर लो, 164 का स्टेटमेंट मजिस्ट्रेट लिखता ही इसलिए कोई लॉ पढ़ने की जरूरत नहीं है, थोड़ा सा कॉमन सेंस अगर ध्यान आ जाएगा तो वाई वी आर गेटिंग रिकॉर्डेड द स्टेटमेंट बाय द मजिस्ट्रेट, वाई, बिकॉज ही इज एन इम्पार्शियल बॉडी,
इम्पार्शियल ऑफिस है वो। आईओ में बी बायस, आईओ में मैन्युपुलेट, पुलिस में नोट मैन्युपुलेट द थिंग्स, देयरफॉर तभी तो हमने 164 रखा है इसमें, वरना 164 की तो जो सैक्रोसैंक्टिटी है वही खत्म हो जाएगी। तो आईओ तुम कुछ भी लिखो, 164 को की वैल्यू अलग होती है, क्योंकि उसमें क्या है कि विदाउट एनी प्रेशर जो विक्टिम है वो अपनी बात अपनी लिख सकती है, उसमें मजिस्ट्रेट ना अपना कुछ ऐड कर सकता ना उसमें से कुछ घटा सकता, वो जैसा लड़की लिखवाएगी, सच बोले तो झूठ बोले तो, एट दिस स्टेज मजिस्ट्रेट इज नोबडी टू असरटेन द ट्रूथफुलनेस ऑफ द आईओ। ये है लॉ, ये है इसका कॉन्सेप्ट लगभग 164 का रिकॉर्ड करवाने का। अब पढ़ लेते हैं इसमें क्या है, अंडरस्टैंडिंग हो गई। अब देखते हैं क्या क्या है। स्टेटमेंट इज नॉट करेक्ट, बात तो सही है, सिंस मजिस्ट्रेट शुड हियर पीपी। अरे 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 देखो इतनी बात सही थी, नोट करेक्ट है बात सही, लेकिन शुड हियर पीपी को क्यों सुनेंगे भाई। एज सपोर्ट पर्सन और लीगल एड काउंसिल बिफोर प्रोसीडिंग टू रिकॉर्ड स्टेटमेंट, बिल्कुल नहीं पढ़ना, स्टेटमेंट इज नॉट। अच्छा देखो इन्होंने सबको एक साथ कर दिया, ये ऑप्शन यहां से 2 है, सेकंड ऑप्शन यहां से ये है, तो स्टेटमेंट इज नॉट करेक्ट। अब यह आंसर नहीं हो सकता क्योंकि पीपी से भी कंसल्टेशन की कोई जरूरत नहीं है। स्टेटमेंट इज नॉट करेक्ट, हाँ करेक्ट तो नहीं है, सिंस मजिस्ट्रेट इज अंडर ए लीगल ड्यूटी टू ascertain the version of incident in the words of the victim of the crime and record her statement after stating that she has not been tutored or under any kind of threat। ये उसकी लीगल ड्यूटी है, बस मजिस्ट्रेट की ड्यूटी ये है। देखो जो मैं आपको कह रहा था कि भैया असरटेन कीजिए, क्या देखो क्या है, इंसिडेंट इन द वर्ड्स ऑफ द विक्टिम ऑफ द क्राइम, अपराध की जो विक्टिम है, अपराध की जो विक्टिम है उसके अपने शब्दों में उसको बयान को लिखना है। आपने सिर्फ ये करना है कि वो ट्यूटर्ड ना हो, वो ट्यूटर्ड ना हो, वो किसी जोर दबाव में ना हो, किसी के थ्रेट में ना हो किसी प्रकार से, ये आपकी लीगल ड्यूटी है। कंसल्टेशन विद द पब्लिक प्रोसिक्यूटर, कंसल्टेशन विद द आईओ सीकिंग देयर ओपिनियन इज नॉट रिक्वायर्ड, इट इज नॉट, इट इज इलीगल हो जाएगा वो तो उल्टा। स्टेटमेंट इज करेक्ट, हाउ magistrate may refuse to record a statement of the victim if she is an educated lady and submitted। एजुकेटेड लेडी क्या रेप नहीं हो सकता क्या, उसका 164 नहीं लिखा जाएगा, बकवास, ये तो हो ही नहीं सकता। तीसरा तो स्टेटमेंट इज करेक्ट एंड शैल ओनली बी रिकॉर्डेड इफ रिपोर्ट ऑफ द मेडिकल एग्जामिनेशन विक्टिम हैज बीन कंडक्टेड कोरोबोरेटिंग सेक्सुअल असॉल्ट। ये भी बकवास है कि मेडिकल एग्जामिनेशन से जब रेप कोरोबोरेट हो तब लिखोगे। अरे भाई क्यों लिखेंगे, 2 साल पहले हो सकता है, 1 साल पहले भी हो सकता है। 164 पे रिक्वायरमेंट ही नहीं है। 164 का मतलब है लड़की का रेप हुआ, लड़की प्रस्तुत की गई, आप उसको देखिए, टॉर्चर तो नहीं है, किसी प्रेशर में, थ्रेट में तो नहीं है, आप वो जो ऐसा कह रही है उसका लिख के लिफाफे बंद करके वापस भेज दीजिए, बस। जय हिंद। अब आ जाइए सेक्शन क्वेश्चन नंबर 95 पर जल्दी से। व्हेन मजिस्ट्रेट और कोर्ट ऑफ सेशन टेक्स कॉग्निजेंस, 190 में मजिस्ट्रेट लेता है, 193 में मना कर दिया गया, लेकिन उसमें 133 में फिर 199 में सेशन लेती है। टेक्स कॉग्निजेंस ऑफ व्हाट, ऑफेंस का लेती है, ऑफेंडर का लेती है, भैया ऑफेंस का लेती है, टेक कॉग्निजेंस ऑफेंस सोचना ही नहीं है, लैंग्वेज पढ़ लीजिए 190 की। तो आंसर इज 1। 96 अंडर विच प्रोविजन ऑफ लॉ द एक्यूज पर्सन इज एंटाइटल्ड टू डिफॉल्ट बेल, सोचना ही नहीं है 167। अब देखो इसने क्या किया, मैं भी गलती कर सकता था, देखिए 167 और 167 दो जगह 167 दिया हुआ है, तो अब इन्होंने क्या करा है, घुमाया कहां पर है, एक आईपीसी का है एक सीआरपीसी का है, तो भैया आंसर होगा 4। 167 सीआरपीसी का ना कि आईपीसी का, समझे बालकों। ये देखो कितना जरूरी है, कितना माइन्यूटली हमें पढ़ना पड़ता है, तब जाकर के ऐसे गोले लगाने में संकोच मत करो, इस तरीके से देखो कहाँ पे क्या क्या आंसर आना है, तब जाकर तुम्हारा स्कोर आगे बढ़ेगा। ए पर्सन एक्स 97, ए पर्सन एक्स इज अपॉइंटेड एज द कॉन्सिलिएटर टू अटेम्प्ट कॉन्सिलिएशन ऑफ द डिस्प्यूट बिटवीन पार्टी ए एंड पार्टी बी। ए एंड बी दो पार्टी हैं, इनके बीच में यह हो गया कंसिलिएटर, ठीक है एक्स। द कंसिलिएशन प्रोसीडिंग टर्मिनेटेड, खत्म हो गई, पर्सन टू विच पार्टी सीक एडजुडिकेशन थ्रू आर्बिट्रेशन। वो कहने भाई कंसिलेशन से नहीं हो पा रहा, अब हम आर्बिट्रेशन से करेंगे। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज ए पॉसिबल सिनेरियो, क्या हो सकता है, एक्स के अपॉइंटमेंट की बात कर रहे हैं यहाँ पर, देखिए। अब इसके लिए अगर आप जाते हैं, इसमें अगर आप देखेंगे तो आपको सेक्शन 80 पढ़ लेना आप एक बार आर्बिट्रेशन एक्ट का, वहां से आपको मिल जाएगा कि एक्स इज अपॉइंटेड एज नॉमिनी आर्बिट्रेटर ऑफ
पार्टी ए, ये हो नहीं सकता। एक्स इज अपॉइंटेड एज सोल आर्बिट्रेटर थ्रू जुडिशियल ऑर्डर, नहीं। अपियरिंग एज ए विटनेस नहीं होता, मना कर दिया गया है उसमें। बोथ पार्टीज अगर चाहें विद द कंसेंट ऑफ पार्टी ए एंड बी देन ही कैन बी अपॉइंटेड एज सोल आर्बिट्रेटर, ये एकदम सही जवाब है, इसका 4 ऑप्शन हो गया। ए पार्टी फाइल्ड एन एप्लीकेशन फॉर इंटरिम मेजर्स ऑफ प्रोटेक्शन बिफोर ए कोर्ट, सेक्शन 98 जो है ये, देखो सेक्शन 98 में मैं भी क्षमा चाहता हूं इसको, ये आप लीव कर दीजिए, दिस इज बियॉन्ड माई अंडरस्टैंडिंग एट प्रेजेंट। 99 एन आर्बिट्रल ट्रिब्यूनल शैल हैव लीन ऑन दी, लीन का जो सेक्शन है सेक्शन 39 है आर्बिट्रेशन एक्ट का, उसको पढ़ लीजिएगा, उसमें सीधी सीधी लाइन मिलेगी आपको, ये रही आपकी लाइन, हैव ए लीन ऑन द आर्बिट्रल अवार्ड फॉर एन अनपेड कॉस्ट ऑफ द आर्बिट्रेशन, इसका आंसर है 4। तो ये हो गए आपके सेक्शन 100 तक। सो दिस आई हैव सोल्व दिस क्वेश्चन सेक्शन 51 to 100, और इससे जो आगे के क्वेश्चन का सॉल्यूशन मिलेगा वो आपको अगले पार्ट में मिलेगा। एंड आई बिलीव कि आपने इस वीडियो से काफ़ी कुछ सीखा होगा और आपको वीडियो बहुत पसंद आया होगा, मुझे आई एम डेफिनेटली कॉन्फिडेंट हूँ। और इफ़ इट इज़ सो प्लीज़ कमेंट लिखिए इसमें, वट एवर यू वॉन्ट टू कमेंट, गुड और बैड आप हो सकते हैं, कुछ इंप्रूव भी करना चाहते हैं, आई कैन इंप्रूव इन द नेक्स्ट वीडियोज़। और अगर आप कमेंट करेंगे तो मुझे भी अच्छा लगेगा, और फिर मैं आई वुड लाइक टू डू समथिंग मोर विच इज़ मोर फ्रूटफुल टू यू। कमेंट कीजिए, शेयर कीजिए वीडियो को, और हमारे चैनल को जरूर आप लोग सब्सक्राइब कर लीजिए, बिकॉज हमारी जो टीम है उसको बड़ा मोटिवेशन मिलता है कि बस ठीक है हमने कुछ मेहनत की तो कम से कम वो गई क्या, उसका हुआ क्या, वेदर द व्यूअर्स लाइक्ड इट और डिड नॉट लाइक इट, उनको पसंद आया नहीं आया, पसंद नहीं आया तो क्या पसंद नहीं आया, 1 मिनट लगेगा आपको, लेकिन हमारी टीम का मोटिवेशन बहुत हाई हो जाएगा। आप कुछ भी कमेंट कीजिए, बस कमेंट कीजिए। थैंक यू वेरी मच। तो एंड वेट फॉर द नेक्स्ट पार्ट। थैंक यू।